हाय स्टूडेंट्स, मैं सुधीर कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुधीर क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जो कि क्लास 7 का है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें कुछ इसकी जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं उसको हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे, और जैसे जैसे हम लोग को टॉपिक मिलेगा उसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग फिजिकल एंड केमिकल चेंज को समझने से पहले ये जान लें कि किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। क्योंकि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी नहीं जानेंगे तब तक हम इसके चेंज को नहीं समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझिए कि चेंज तो पता ही है कि चेंज का मतलब क्या होता है। इट मीन्स क्या कि इसका कुछ ना कुछ बदलाव होना। अगर मान लीजिए कि ये ब्लैक है, ब्लैक लाइन ड्रॉ किया गया और यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर दिया तो कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज हो गया है। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, चेंज का मतलब सबको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मेन हम लोग को जानना है क्या कि फिजिकल क्या होता है एंड केमिकल क्या होता है। मतलब फिजिकल और केमिकल जानने का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो चेंजेस होगा वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट में ही ना चेंज होगा। तो उसी तरीके से हम लोग को ये जानना है चेंज जानने से पहले कि किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। समझिए, यहाँ पे सपोज अगर आपसे बात की जाए कि एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं शुगर, चीनी का। ठीक है, तो चीनी के बारे में अगर आप बात करते हैं शुगर का, तो अगर उसकी मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, जब भी फिजिकल वर्ड आएगा तो फिजिकल का मतलब होता है किसी चीज को देख करके आप एज्यूम करते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है, उसका कलर कैसा है। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेट में आपको कुछ शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स रखे गए हैं, टुकड़े रखे गए हैं, और अगर इसको कहा जाए कि बताइए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है कि उसके बारे में आप क्या क्या थिंकिंग करते हैं माइंड में, वो सारी चीजें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर किसी लड़के की बात की जाए तो कहेंगे कि वो देख करके अगर किसी लड़के को कहा जाए, मान लीजिए आप ही कोई स्टूडेंट है जिसका नाम राम है, और वो अपने क्लास में एक दूसरे फ्रेंड के बारे में अगर कहा जाए कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड, जो भी उसका मान लीजिए उसका बेस्ट फ्रेंड श्याम है, और उसके बारे में कहा जाए कि तुम उसके बारे में क्या क्या बताओ, तो देख करके क्या क्या बता सकते हो, तो वो देख करके यही ना बताएगा कि मेरा दोस्त जो है बहुत लंबा है, उसका हाइट बताएगा देख करके, वो उसका है उसका कह सकते हैं कि थिकनेस बताएगा, पतला है या मोटा है बताएगा, गोरा है या सांवला है या काला है बताएगा। तो किसी भी चीज को देख करके आप जो एज्यूम करते हैं, उसके बारे में जो आप पता लगाते हैं या उसके बारे में जो आप बोलते हैं, वो क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो वैसे ही अगर बात की जाए कि इस शुगर का, ये अगर मान लीजिए कि इस शुगर के बारे में अगर कहा जाए, चीनी के टुकड़े के बारे में कहा जाए, तो आप क्या कहिएगा कि देखने में ये सफेद रंग का है। अगर इसको आप टच करते हैं तो छूने के बाद बाहर से आपको कैसा फील होगा, ये थोड़ा सॉलिड जैसा फील होगा। तो आप कहिएगा कि इसका स्टेट क्या है, सॉलिड है, व्हाइट कलर का दिख रहा है। ठीक है, तो ये, और थोड़ा सा अगर मान लीजिए कि नजदीक लाइएगा तो उसका कुछ ना कुछ स्मेल तो होगा ना, तो उसके स्मेल के बारे में बताइएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप, या किसी भी सबस्टांस कह सकते हैं, उसके अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है। क्लियर हो गया। अगर मैं इसी शुगर के, चीनी के टुकड़े के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, अब तो फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा कि किसी भी सब्सटेंस का अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो उसको आप उसके शेप, साइज और कलर को अगर आप देख करके जो आप बताते हैं, वही उसका क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। और अगर बात की जाए केमिकल प्रॉपर्टी की, तो केमिकल प्रॉपर्टी पता लगाने के लिए उसके साथ हम लोग को क्या होता है, एक रिएक्शन कराना होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ समय बिताना होता है। जैसे मान लीजिए कि चीनी के टुकड़े के बारे में बताया जाए कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, उस चीनी के टुकड़े को आप अपनी जीभ पर रखिएगा, और जीभ पर रखने के बाद कुछ देर वेट करने के बाद आपको ये एहसास होगा, आपको फील होगा कि इसका टेस्ट कैसा है, मीठा है। और आप कहिएगा कि हाँ, ये चीनी का टेस्ट कैसा है, मीठा है। भले ही आप अब पहले से खा चुके हैं और डायरेक्ट आपसे पूछा जाए तो आप तो कहिएगा कि हाँ, इसका टेस्ट मीठा होता है। लेकिन अगर आपको पहली बार अगर उसको टेस्ट कराया जाए, या पहली बार उसको आपसे पूछा जाता, तो आप तो टेस्ट करना पड़ता। तो किसी भी चीज को आप जब आप टेस्ट करने के लिए जीभ पे रखे, तो कुछ देर आपको रुकना पड़ा, वो उसके साथ रिएक्शन करता है, आपके जीभ के साथ वो रिएक्शन करके बताता है कि हाँ, उस आपके टंग में पता है कि बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, जो बर्ड्स खट्टा को बताता है, कुछ तीखा को बताता है, कुछ मीठेपन को बताता है। तो वो जैसे ही मीठे वाले बर्ड्स पे जाएगा, स्वीटनेस वाले बर्ड्स पे जाएगा, तो आपको वो रिएक्शन करके बताया जाए कि इसका टेस्ट कैसा, मीठा है।
तो उस चीनी के टुकड़े के बारे में आप जो मिठास के बारे में बता रहे हैं, वो क्या देख करके पता चल गया क्या? नहीं, उसको आप अपने जीभ के पास रखे, कुछ देर आप वेट किए, उसके साथ रिएक्शन हुआ और फिर तब जाके आप क्या बताया कि उसका टेस्ट कैसा है? मीठा है। तो दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है, समझना है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है ना, उसके लिए आपको किसी चीज के साथ उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी बताने के लिए अगर मान लीजिए इस चीनी के टुकड़े को बताना है फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको किसी के साथ आपको मिलाने की जरूरत नहीं है और मिला करके कुछ देर आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज बताने के लिए किसी भी सब्सटेंस का आपको किसी ना किसी चीज के उसके साथ उसको जोड़ना पड़ता है, उसके साथ ऐड करके देखना पड़ता है कि कौन कौन से उसमें इफेक्टेड देखने को मिल रहे हैं, और फिर जो उससे कंक्लूजन निकल कर आता है, फिर आप उसके बारे में बताते हैं कि ये चीज उसके साथ उसमें मैंने एब्जॉर्ब करके देखा है। फिर आप जो बताते हैं तो वो सब्सटेंस का क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो फिजिक पूरा का पूरा ये इसका कंक्लूजन है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पहले हम लोग को जानना है कि क्या होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस के शेप, साइज और कलर को बताते हैं। अगर उसको देख करके जो आप बोलते हैं तो क्या होता है? उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। और केमिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो उस सब्सटेंस को किसी ना किसी दूसरे चीजों के साथ या दूसरे सब्सटेंस के साथ उसको मिलाना होता है। मिलाने के बाद कुछ देर उसमें टाइम देना होता है, उसके बाद उसमें से कुछ चीजें निकल कर आती हैं, फिर हम लोग उस सब्सटेंस के बारे में बताते हैं कि क्या है वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तब अब हम लोग सीधे आते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जानने के बाद। तो देखिए, अगर बात की जाए कि फिजिकल प्रॉपर्टी का आपसे पूछा जाए कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो आपके स्क्रीन पे शो रहा होगा, मैं इसको पढ़ भी देता हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आपको लिखने के लिए आ गया तो आप क्या लिखेगा कि प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या? प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी किसी भी सब्सटेंस का जो शेप होता है, साइज होता है और जो कलर होता है, वही उसका क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इस चैप्टर में फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में जानेंगे। अब समझिए, यहां पे फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में जानने का मतलब क्या हुआ कि आपने ये जान लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है किसी सब्सटेंस का और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। अब इसके चेंज के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है हम लोग को? अब इसके हम लोग को चेंज के बारे में जानना है। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलाव। क्या होता है? बदलाव। यानी उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई देना। अगर उसमें पहले जो चीजें हैं, कुछ भी अगर वो अफेक्टेड होता है, उसमें कुछ भी अगर आपको डिफरेंट दिखता है, तो आप क्या कह सकते हैं कि वो चेंज हुआ है। क्लियर है? अब हम लोग को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। यानी किसी भी सब्सटेंस के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें डिफरेंस आना, उनका अलग दिखना ही क्या होगा? वो फिजिकल एंड केमिकल चेंज कहलाएगा। तो इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले इससे कुछ रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। हम लोग जितने भी अपने चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीजें को देखते हैं, जैसे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कभी कभी कोई गेस्ट आ जाता है हमारे घर पे, और माँ उनके लिए क्या बनाती हैं, या कोई भी रिलेटिव आते हैं तो उनके लिए हम लोग शरबत तैयार करते हैं। तो देखते हैं कि घर पे मम्मी क्या करती हैं कि वाटर में कुछ शुगर डाल करके और कुछ भी और भी कह सकते हैं कि ग्लूकोन या रसना जो भी होता है, उसका एक शरबत तैयार किया जाता है, या रूह अफ़ज़ा जो भी डाल करके। तो आप देखते हैं कि शुगर उसमें डाल करके क्या करती है मम्मी, जब उसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हैं तो वो सारा शुगर कहाँ होता है? वो जादू हो जाता है क्या? वो क्या गायब हो जाता है? नहीं, वो उसी में क्या हो जाता है? डिजॉल्व हो जाता है। तो ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये शुगर गया कहाँ। ठीक है। दूसरी चीज क्या कि आप देखते हैं कि जब कभी कभी दूध ज्यादा हो जाता है और मन करता है कि चलो इसको अब दही जमा लेते हैं, तो क्या होता है? थोड़ा सा एक चम्मच हम लोग पड़ोस से थोड़ा सा दही लेकर आते हैं और उसको दूध के अंदर थोड़ा सा, अभी न ज्यादा ठंडा भी और नहीं और ज्यादा गर्म भी नहीं रहना चाहिए, उस कंडीशन में उसको क्या करते हैं, उस थोड़े से दही के कुछ पार्ट को हम लोग उसमें मिक्स कर देते हैं और अच्छे तरीके से उसको मिला देते हैं। फिर देखते हैं कि कुछ घंटे बाद, या अगर रात में हम लोग वैसे करते हैं, तो सुबह में देखते हैं कि वो अच्छे तरीके से दूध क्या होता है? सेट हो गया रहता है। तो वो तो पहले लिक्विड था, अब वो क्या हो गया है? दही बन गया है, अच्छे तरीके से वो सेट हो गया है। तो कुछ कुछ हम लोग अपने चारों तरफ बहुत सारे ऐसी चेंजेस को देखते हैं, जो उसको हम लोग एक इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि वो सारे चेंजेस किस किस बेस पर हम लोग कहेंगे कि वो कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। कि कभी कभी दूध क्या होता है? बहुत गर्मी का समय रहता है, और गर्मी ज्यादा होने की वजह, गर्मी के समय में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पे दूध अगर हम लोग ऐसे ही अगर रख दें, तो कुछ समय बाद कभी कभी दूध देखिएगा फट भी जाता है, जिसका हम लोग ऐसे पीते तो उसका टेस्ट भी खट्टा खट्टा जैसा आता है।
तो वो जो हम लोग देखते हैं कि खट्टापन है ना, वो तो चेंज ही ना हुआ। पहले क्या था, उसका स्टेट कुछ और था, उसका कलर कुछ और था, टेस्ट कुछ और था, और अभी क्या हो गया, टेस्ट चेंज हो गया। तो किसी भी सबस्टांस में कुछ भी डिफरेंट होना आपको अगर दिखाई दे तो आप कहिएगा कि वो क्या हो गया, उसमें चेंजेस आया है। तो हम लोग को इसमें जितने भी हम लोग अपने चारों तरफ अलग अलग चीजों में, अलग अलग सबस्टांस में जो डिफरेंस देखने को मिलता है ना, जो चेंजेस देखने को मिलता है, वो सारे चेंजेस को हम लोग ब्रॉडली दो स्केल में पढ़ेंगे। वो कह सकते हैं कि उसके पार्ट है, एक है क्या हमारा फिजिकल चेंज और दूसरा क्या हमारा केमिकल चेंज। यानी हमारे चारों तरफ जितने भी चेंजेस होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं, दो ही टाइप के होते हैं, या तो वो फिजिकल चेंज होगा और नहीं तो केमिकल चेंज होगा। तो आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें किसी सबस्टांस के साथ अगर होती हैं, कौन कौन से चेंजेस अगर किसी सबस्टांस के साथ होते हैं तो उनको किस कंडीशन में और किस बेस पे कहेंगे कि वो फिजिकल चेंज है, और किस कंडीशन पे या किस बेस पे हम कहेंगे कि वो केमिकल चेंज है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है फिजिकल चेंज। क्या जानना है? फिजिकल चेंज के बारे में। अब समझिए फिजिकल चेंज, आपके बोर्ड पे कुछ हमने फिगर ड्रॉ किया है, इसको ध्यान से समझिए, फिर आप लोग को काफी ज्यादा आसानी होगा इसके बारे में लिखने में, आपको याद ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। समझिए, यहाँ पे साइंस हम लोग ज्यादातर समझा जाए तो ही ज्यादा बेहतर होगा। समझिए क्या है फिजिकल चेंज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये अभी कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? फिजिकल चेंज। देखिए, पहले वाले में एक मैंने पेपर लिया है, यहाँ पे फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखिए कि एक मैंने पेपर लिया है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया, फाड़ लिया है। अगर अब आपसे कहा जाए कि ये फाड़ने के बाद फिर से क्या पेपर को इसके ओरिजिनल इनिशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आप कहिएगा कि इसको तो हम कितना भी जोड़ लें, वो चाहे फेविक्विक लगा दें या इस पे हम हाथी छाप का वो जो गोंद है वो लगा दें या इसको सेलो टेप से चिपका दें, तो क्या ये पॉसिबल है क्या इनिशियल अपने पेपर की जैसी ये बन जाना? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, ये हम कह सकते हैं कि रिसाइकलिंग प्रोसेस से इसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जितना भी पेपर पढ़ते हैं घर पे, जो न्यूज़पेपर वाले आते हैं, जो आपको न्यूज़पेपर आप लोग जितना भी पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद तो वो क्या हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, उसको तो फिर दोबारा कोई पढ़ता नहीं है, वो तो रद्दी में चला जाता है। तो रद्दी में जाने के बाद ना फिर से उस पेपर का हम लोग रिसाइकलिंग करते हैं। वो रिसाइकलिंग प्रोसेस आप लोग पढ़े होइएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको मिल जाएगा। रिसाइकलिंग प्रोसेस से इस जितने भी वो रद्दी कागज होते हैं, जितने भी पेपर होते हैं, उनको फिर से एक पेपर का फॉर्म तैयार किया जाता है और फिर से उस पर छपाई कर दी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो टुकड़े हैं ना, इस टुकड़ों को हम लोग रिसाइकलिंग प्रोसेस से क्या बना सकते हैं, फिर पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपने देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्या है दूसरा एग्जाम्पल? ये जो है ना, ये हमारा चौक है। चौक का कह सकते हैं कि पीस है, और इस चौक के पीस को हमने क्या किया है कि इसको क्रश कर लिया है। इसको मैंने क्या किया है, क्रश कर दिया है, और एकदम क्रश करके इसको पाउडर के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए, ये तो था सॉलिड शेप में, इसको मैंने बना दिया किस शेप में जी, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसके साथ मैंने थोड़ा सा पानी मिला करके, वाटर को ऐड करके, और फिर से इसको क्या किया कि इसको रोल कर दिया। वाटर इसके डाल करके, मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, मिट्टी लेते हैं और मिट्टी में थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अगर बढ़िया से उसको मिक्स कर दीजिए, तो वो उसको आप जिस शेप में, कुछ कुछ बच्चे खिलौने भी बनाते हैं वाटर ऐड करके, तो वैसे ही मैंने क्या किया कि फिर से इसको क्रश करने के बाद इसमें थोड़ा सा वाटर ले लिया। इतना भी वाटर नहीं कि वो पानी इधर उधर बहने ही लगे, फ्लो करने लगे, वैसा नहीं होना चाहिए। तो वाटर को मैंने क्या किया, उस क्रश पाउडर के साथ ऐड किया जो कि चौक का था, और फिर से उसको क्या किया कि सॉलिड शेप में वो तो बन जाएगा, क्या सेमी सॉलिड हो जाएगा, और उसके बाद उसको मैंने रोल करके फिर से क्या बना सकते हैं हम लोग, बना दिया क्या, और चौक के फॉर्म में। और चौक के फॉर्म में उसके बाद फिर से सनलाइट में रखा कुछ देर, वो क्या हो गया, फिर से सॉलिड शेप में आ गया। तो ये आपसे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो चौक था, चौक को जब मैं क्रश कर दिया पाउडर के फॉर्म में, तो क्या वाटर को ऐड करके फिर से चौक बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, यस, बनाया जा सकता है। इस कंडीशन में जो पेपर थे, पेपर के टुकड़ों को, पहले वाले कंडीशन में जो पेपर था, इसको अगर हम टुकड़े के फॉर्म में कन्वर्ट करके, और कन्वर्ट करने के बाद इसको पेपर के फॉर्म में फिर रिसाइकलिंग प्रोसेस से क्या बना सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, ये भी यस था। अब थर्ड वाले एग्जाम्पल पे आइए, क्या कह रहा है थर्ड वाले एग्जाम्पल में? देखिए क्या कह रहा है कि एक मैंने प्लेट में आइस क्यूब लिया, और आइस क्यूब को क्या किया, उसको सनलाइट के प्रेजेंट में मैंने रख दिया, और सनलाइट में रखने के बाद ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो किस इसमें था जी, सॉलिड में। और बर्फ क्या होता है, आइस पिघलेगा तो किस फॉर्म में जाएगा, वो मेल्ट होने के बाद लिक्विड फॉर्म में जाएगा।
और जब लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा तो लिक्विड फॉर्म में जाने के बाद क्या फिर से इसको हम लोग सॉलिड शेप यानी जो आइस के फॉर्म में हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे जी? इसको बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। इस लिक्विड को हमने क्या किया, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में मैंने डाल दिया और टेम्परेचर सेट कर दिया 0 डिग्री। बहुत जल्दी वो क्या हो जाएगा, वो आइस के फॉर्म में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो इसका इनिशियल स्टेज है, ये तीनों एग्जाम्पल, अभी चौथा एग्जाम्पल भी हम लोग आते हैं। इस तीनों एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि इनिशियल जो जो हमने चीज लिया था, जिस शेप में था, जिस साइज में था, जिस स्टेट में था, जिस आपको कलर में था, वैसा ही आपको क्या हो जा रहा है, उसमें चेंजेस देखने के बाद भी यहाँ पे मैंने फाड़ दिया, बनाने के बाद फिर से मैंने क्या कर सकती, यहाँ पे क्या कर दिया, पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसमें कुछ भी चेंजेस देखने को मिला, जो पहले था वैसे ही आपको मिल जाएगा। सेकंड वाले में भी जैसे अगर क्रश करने के बाद भी अगर इसको मैंने वाटर के साथ ऐड करने के बाद इसको कन्वर्ट किया, फिर आपको चौक मिल गया, ये जैसे था वैसे ही मिल गया। थर्ड वाले में जो आइस है वो आपको लिक्विड के फॉर्म में करने के बाद, लिक्विड को फिर मैंने क्या किया, फ्रीज कर दिया रेफ्रिजरेटर में डालने के बाद, वो फिर से आपको आइस क्यूब मिल गया, जैसा था वैसे ही हम लोग को मिल गया। अब फोर्थ वाले एग्जाम्पल में देखिए, आप क्या करते हैं, एक यूटेंसिल्स लेते हैं, कोई भी बर्तन लेते हैं और उसमें वाटर ले लीजिए, और वाटर लेने के बाद इसको आप हीट देना स्टार्ट कर दीजिए। हीट देने के समय क्या करिएगा कि ये वाटर क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, और बॉयल होने के बाद एक ऐसा समय आएगा कि ये वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसके वेपर को, अब समझिए, अगर इसके सारे वाटर अगर वेपराइज हो रहे हैं तो क्या उसके वेपर को, यानी ये जो वेपर निकल रहा है वो वेपर भी किस फॉर्म में रहेगा, वो वाटर के फॉर्म में ही वेपर निकलेगा। उसके अंदर, वेपर के अंदर भी क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या उस वेपर को फिर से इस बर्तन के अंदर जैसे लिक्विड फॉर्म में था, उस सारे वेपर को हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये आप लोग से मैं पूछ रहा हूं कि कौन सा ऐसा प्रोसेस, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये आप लोग का ये सवाल रहेगा, आप लोग जरूर बताइएगा कि ये जो प्रोसेस है फोर्थ नंबर में मैंने क्या किया कि वाटर जो लिया, वाटर को मैंने हीट देना स्टार्ट किया, हीट देने के बाद ये क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। वेपराइज होने के बाद मैं इसको फिर से वेपर को वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब क्या, ये भी क्या होगा, हमारा वाटर का ही ना फॉर्म होगा, H2O का ही फॉर्म होगा। तो फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाटर को वेपर से, अगर वेपराइज हो रहा है तो वेपर से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल हो सकता है। और अगर ये वेपराइज हो रहा है तो इसका स्टेट चेंज हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है, इसका कह सकते हैं कि साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, और फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके इनिशियल फॉर्म जैसा था, वाटर के फॉर्म में था, लिक्विड के फॉर्म में था, फिर से वैसा ही हम लोग इनिशियल फॉर्म में जैसे था वैसे हम लोग ला सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये आप लोग का क्वेश्चन है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोग किसी भी वाटर को वेपर से लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये चारों, अब हम लोग ये चारों एग्जांपल समझे क्यों, इसका हम लोग इससे क्या कंक्लूजन निकलता है ये समझिए। इस चारों एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं क्या कि पहला जो, किसी भी चारों एग्जांपल में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग लेते हैं और लेने के बाद इसका जो इनिशियल स्टेज है, जो इनिशियल इसका शेप है, साइज है, कलर है, इसमें अगर हम चेंजेस लाते हैं, ये जो सेकेंड स्टेट आप लोग देख रहे हैं, ये वाला, ये जितना भी आप सेकेंड स्टेट देख रहे हैं, ये सेकेंड स्टेट में मैंने क्या दिखाया है कि इसके सारी चीजों को मैंने चेंज कर दिया, पेपर को फाड़ दिया, चौक को क्रश कर दिया, आइस क्यूब को लिक्विड बना दिया, लिक्विड को वेपर बना दिया, तो इसमें क्या हो गया, चेंजेस हो गए। अब ये सारे चेंजेस जो है ना, इस चेंजेस को फिर से अगर हम लोग चाहें तो इनिशियल फॉर्म में जैसी वो था सबस्टांस, उसको हम लोग इनिशियल फॉर्म में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फिजिकल चेंज। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि वैसा चेंजेस, किसी भी सब्सटेंस में वैसा चेंजेस, अगर वो चेंज अगर होता है और होने के बाद फिर से उस सब्सटेंस को हम लोग उसी फॉर्म में ला दें जिस फॉर्म में वो पहले था, इनिशियल फॉर्म में, तो वह जो चेंज होगा ना, वो आपका फिजिकल चेंज होगा। क्लियर है? अगर आप लोग को अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो फिर आप कैसे लिखिएगा, तो मैं इसको पहले बोर्ड को इरेज कर दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग के बोर्ड पे ये शो हो जाएगा, इसकी अब जरूरत नहीं है।
देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, फिजिकल चेंज क्या लिखिएगा, a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. क्या है? A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. यानी वैसा चेंजेस जिसमें अगर कोई सबस्टांस में चेंजेस आता है तो वो चेंजेस किस चीज में आएगा, वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। हमने क्या देखा कि वाटर जो है ना वो वेपराइज हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, इसका क्या चेंज हो रहा है, इसका साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। ये क्या है, हमने पहले ही देख लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी सबस्टांस के शेप, साइज, कलर क्या होते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। तो किसी भी सबस्टांस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आता है ना, वही क्या कहलाता है, उसका फिजिकल चेंज कहलाता है। और ये जो होते हैं इनको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, इनिशियल फॉर्म में ला सकते हैं। और क्या है इसमें देखिए, फिजिकल चेंज में और क्या है कि अब फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। क्या होते हैं, फिजिकल चेंज जो होते हैं ना वो जनरली रिवर्सिबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग फिर से उसी फॉर्म में ला सकते हैं जिस फॉर्म में वो पहले सबस्टांस था। सेकेंड नंबर क्या है, इन सच अ चेंज नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म। सबसे बड़ी बात ये आप ध्यान रखिएगा, समझिए क्या ये कह रहा है, इन सच अ चेंज नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म। सेकेंड जो एरो दिखाया गया है आपके स्क्रीन पे, बोर्ड पे, वो आप लोग समझिए क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए नो न्यू सबस्टांस फॉर्म का मतलब क्या हो गया, यहां पे समझिए क्या कह रहा है। देखिए अगर मान लीजिए कि आप वाटर लेते हैं एक बर्तन में और इसको आप क्या करते हैं, वेपराइज करना स्टार्ट किए हीट दे करके, ठीक है। तो वेपराइज जब होगा और इसको अगर आप, मैंने कहा कि ये लिक्विड के फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं तो देखिए ऑलरेडी इसमें क्या था, लिक्विड था, वाटर के फॉर्म में, वाटर था लिक्विड के फॉर्म में, और इसको मैंने वेपराइज किया और वेपराइज करने के बाद ये आप कह रहे हैं कि ये कैसा चेंज है, हमारा फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज में क्या कह रहा है कि कोई भी न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता। न्यू सबस्टांस का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये वाटर है और वाटर को वेपराइज करूं तो ये वाटर फिर से हम लोग को वाटर ना मिले। ये जो चेंजेस हो ना, ये चेंजेस जो है अगर हम लोग को लिक्विड वाटर के फॉर्म, वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म में ना मिल करके क्या कह सकते हैं कि यहां पे अगर हम कह दें कि ऑक्सीजन मिल जाए, भाई दबे अगर ऑक्सीजन मिल जाता या कोई दूसरा सबस्टांस मिल जाता, दूसरा अगर सबस्टांस मिल जाता, तब हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ है। बात समझ में आ रहा है, यहां पे आपने वाटर लिया और वाटर जो था वो लिक्विड स्टेट में था, इसको मैंने वेपराइज किया और वेपराइज करने के बाद फिर से हमारा क्या बन सकता है, लिक्विड स्टेट में आ सकता है, ये वाटर के फॉर्म में फिर से हम लोग को वाटर मिल सकता है। तो क्या यहां पे हम कहेंगे कि कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, बिल्कुल नहीं। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कब कहते हैं कि जब ये चेंज होना, तो चेंज होने के बाद वो एक ऐसा प्रोडक्ट मिले, एक ऐसा सब्सटेंस मिले जिसका जो प्रॉपर्टी हो हमारा लिया गया इनिशियल स्टेज में जो हमारा सब्सटेंस था उसके प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। तब हम कहेंगे क्या कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, जबकि यहां पे हम बिल्कुल नहीं कहेंगे क्या कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है? तो यही आप सेकंड वाला जो लाइन था इसको मैंने सोचा कि समझा दें। तो यही जो सेकंड वाला लाइन है ये आपका था कि फिजिकल चेंज में किसी भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर हो गया ये? इसके बाद आप लोग को पढ़ना है एक टॉपिक है रस्टिंग। रस्टिंग क्या होते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पे शो रहा होगा रस्टिंग क्या होता है। रस्टिंग क्या है कि व्हेन वी लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सबस्टांसेस, दिस सबस्टांस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं, when we leave a piece of iron in the open for some time it acquires a film of brownish substances, this substance is called rust and the process is called rusting। आगे क्या कर रहा है कि rust is not iron, it is different from iron on which it gets deposited। अब समझिए यहां पे क्या कर रहा है, ये आपको सेकंड जो टॉपिक है केमिकल चेंज में ही पढ़ना है, लेकिन एक अलग टॉपिक बना दिया गया है रस्टिंग को, वो समझिए क्या कर रहा है। रस्टिंग का मतलब क्या होता है समझिए, इस रस्टिंग को समझते हैं। रस्टिंग का मतलब होता है जंग का लगना, जंग का लगना, ठीक है। और रस्ट, इसमें दो वर्ड आए हैं रस्टिंग और रस्ट, और रस्ट का मतलब होता है जंग।
ठीक है। अब ये होते क्या है ये समझिए। आप किसी भी आयरन की पीस को, वो चाहे कोई भी लोहे का टुकड़ा हो या कोई लोहे का बना हुआ कोई चीज, उसको अगर आप ओपन में रख देते हैं, ओपन में रखने का मतलब क्या हुआ कि आप एकदम ओपन इन्वायरमेंट में रख देते हैं, खुले में, बाहर घर से अगर आप बाहर रख देते हैं, तो बाहर में आप जब रखिएगा ना तो आप देखते होंगे कि कोई भी अगर आप नया नया साइकिल भी खरीदते हैं, तो नए नए साइकिल खरीदने के बाद वो उस समय बहुत चमकदार होता है, उसके रिंग तक चमकते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है, आप उस साइकिल को जितना यूज करते हैं, पानी में कभी जाता है, कभी बाहर बारिश में भीग रहा है, कभी वो पानी में गिर गया, या आप धोते हैं तो उससे पानी उस पर लगता है, तो जैसे जैसे समय बीतता है ना, आप देखते हैं कि उसके ऊपर किसी किसी ऐसे पार्ट पे बहुत जल्दी एक ब्राउनिश कलर का, एक हल्का कह सकते हैं कि भूरा और लाल का जो मिक्सर होता है ना, एक ब्राउन रेडिश ब्राउन जो होता है उस कलर का, एक कह सकते हैं कि उस आयरन के पीस पर ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है। आप लोग जनरली ये भी देखे होइएगा कि घर में जब पेंटिंग होता है ना, तो पेंटिंग के समय जब जो पेंटिंग जो करते हैं पेंटर, वो लोहे के जो ग्रिल बने हुए होते हैं ना, उनको पहले क्या करते हैं, सिरेस पेपर होता है ना, सिरेस पेपर से क्या करते हैं, उसको रगड़ते हैं, उसको क्या करते हैं, पहले अच्छे तरीके से रगड़ते हैं। रगड़ने का मतलब क्या हुआ कि उस पे बहुत दिनों से एक लेयर चढ़ जाता है, और वो लेयर क्यों चढ़ता है वो भी मैं बता रहा हूं। वो जो लेयर होता है ना, अगर वो लेयर को हटा दिया जाए तो फिर जो वो पेंट होगा वो काफी अच्छे तरीके से और स्मूथ होगा, और आपका जो वो ग्रिल होगा या जो भी आयरन का बना हुआ आपका दरवाजा है, वो जो विंडो है या जो डोर है, वो काफी अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, सिरिस पेपर से रगड़ करके साफ कर देते हैं। अब एक और चीज समझिए कि यहाँ पे ये जो आयरन को किसी भी लोहे के टुकड़े को अगर आप क्या करते हैं, ओपन में रखते हैं, ओपन इन्वायरमेंट में रखते हैं, ओपन इन्वायरमेंट का रखने का मतलब क्या हुआ, बाहर में खुला ही रख दिया, ऐसे ही फेंक दिया, तो अगर वो इस कंडीशन में अगर आप रखते हैं तो उसके ऊपर क्यों एक ब्राउनिश कलर का, रेडिश ब्राउन का एक फिल्म चढ़ जाता है, एक ऊपर से पतला सा लेयर चढ़ जाता है, ऐसा क्यों? तो देख कि आप किसी भी लोहे के टुकड़े को आपने बाहर रखा है, आपने शुरुआत में लाया वो, या मान लीजिए कि आप कुछ ऐसा यूज करने के लिए ला रहे हैं, ये लोहे का कुछ फावड़ा टाइप से हो गया, मिट्टी खोदने वाला, इसको जब आप बनवा कर लाते हैं तो काफी वो चमकदार होता है, काफी सुंदर दिखता है। अगर इसको कुछ दिनों के लिए ऐसे ही काम करते करते खेत में आप छोड़ देते हैं, या आप अपने बगीचे में छोड़ देते हैं, तो कुछ महीनों बाद अगर आप जाकर देखें तो ये पूरा जो है ना, ये हल्का उसके ऊपर एक अलग कलर का एक लेयर चढ़ गया रहता है, जो कि उसकी चमक को खत्म कर दिया गया रहता है। जो क्या करता है, वो सारा जो लेयर है उस आपके जो भी आपके इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट्स का क्या करता है, उसके पूरे चमक को खत्म कर दिया रहता है। अब इसमें समझिए कि ऐसा क्यों, हमारा जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में क्या क्या मौजूद है, तो उस इन्वायरमेंट में हमारा ऑक्सीजन मौजूद है, और क्या मौजूद है, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स, जिनको ह्यूमिडिटी कह सकते हैं या मॉइस्चर कह सकते हैं, हमारे एयर में क्या होते हैं, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो किस फॉर्म वो होते हैं, क्या जी, वाटर का ही एक फॉर्म होता है जी, वो क्या होता है, एक वाटर का ही फॉर्म होता है। तो हमारे इन्वायरमेंट में बेसिकली ये दोनों ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इस दोनों का ही सबसे मेजर कनेक्शन है इस रस्टिंग से। तो समझिए, जब इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा आयरन से बने हुए चीजें या कोई भी आप कह सकते हैं कि लोहे के टुकड़े जब ओपन इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और वाटर के कह सकते हैं कि किसी भी फॉर्म, वाटर का कोई भी फॉर्म, किसी भी फॉर्म का मतलब क्या हुआ में वाटर का, तब भी होगा क्या, उसके अगर वो वेपर के फॉर्म में रहे तब भी होगा। तीसरी चीज क्या कि अगर वो कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में अगर वो किसी आइस क्यूब से या कह सकते हैं कि वैसे बर्फ के टुकड़े से अगर कनेक्टेड रहे तब भी होगा। मतलब किसी ना किसी सोर्स में इसको क्या मिलना चाहिए, वाटर मिलना ही चाहिए। और दूसरी चीज क्या है इसके लिए रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की। तो अगर ये दोनों चीजें किसी भी आयरन के कांटेक्ट में आती हैं तो ये रिएक्शन करके इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की एक पतली सी लेयर परत चढ़ा देती हैं, और इसी प्रोसेस को, यानी ये जो पूरा प्रोसेस जो होता है ना, इसके ऊपर एक पतला सा लेयर चढ़ाने का, वही प्रोसेस क्या कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है। और वो जो ऊपर का एक कह सकते हैं कि जो पतला सा लेयर होता है ब्राउनिश कलर का, रेडिश ब्राउन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, तो क्या समझे आप कि किसी भी लोहे से बनी हुई चीज है या लोहे के टुकड़े को आप अगर ओपन एरिया में या ओपन इन्वायरमेंट में रखते हैं तो वो क्या करता है, वो अपने इन्वायरमेंट में जो भी ऑक्सीजन होता है और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं
उनके साथ रिएक्शन करके वो अपने ऊपर एक पतला सा, कह सकते हैं कि ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का एक फिल्म, एक लेयर कह सकते हैं, वो एक परत चढ़ा लेता है। और वो जो लेयर और जो परत चढ़ाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है। अब उसमें एक और चीज आप देखे होइएगा, जो आपके स्क्रीन पे सो रहा होगा, कि जो रस्ट होता है ना वो आयरन नहीं होता। क्या, जो रस्ट होते हैं वो आयरन नहीं होते। इसका मतलब क्या, मान लीजिए कि ये एक लोहे का टुकड़ा है और इसके ऊपर जंग लगे हुआ है। मान लीजिए कि एक लोहे का ये टुकड़ा है और इसके ऊपर क्या लगा है, जंग लगा है। तो ये अगर आप जंग को साफ करके हटा देते हैं तो मान लीजिए कि अलग अलग फॉर्म, ये रस्ट, मान लीजिए इसको मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया, रिमूव करके इसको हटा दिया, रगड़ करके सिरेस पेपर से उसको चमका दिया। तो जो उस ऊपर का जो लेयर था, वो लेयर को आपने क्या किया, लेयर को क्या किया, एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके ऊपर के लेयर को आप अपने साफ किया तो क्या हो गया, पाउडर के फॉर्म में, बुरादा के फॉर्म में एक जगह गिर जाएगा। और इसको आपने जब कलेक्ट, आप जब उसको करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो आपने रस्ट कलेक्ट किया वो आयरन है, वो लोहा है। वो लोहा नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वो लोहे के ऊपर एक लेयर था, ना कि वो लोहा है। बात समझे। अगर मान लीजिए कि आप वजन करिएगा, जैसे ही किसी भी लोहे के ऊपर जंग लगता है ना, रस्ट होता है, और जब आप उसको साफ करते हैं, उसको चमकाने के लिए उसको खूब ज्यादा रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद उसमें क्या होगा, ऊपर का जो भी लेयर था, जो भी रस्ट था, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, साफ हो जाएगा। और जो आप नीचे से उठाइएगा, कलेक्ट करिएगा ना, वो अगर अलग कर दें उस आयरन से, उस लोहे के पार्ट से, उसको अगर आप अलग कर देते हैं, और पहले उस आयरन का जो भी आपका इक्विपमेंट है या जो भी आपका चीज है जो लोहे से बना हुआ है, अगर वो मान लीजिए कि 5 केजी का था पहले, तो अब जो वजन करिएगा ना, तो इसमें 500 ग्राम का, या कह सकते हैं कि 1 केजी का भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। तो आप ये नहीं कहिएगा कि जो आपने कलेक्ट किया है साफ करने के बाद, जो रस्ट आपको मिला है, जंग मिला है, वो आयरन है। वो आयरन नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है। वो क्या होता है, वो बस उस आयरन के ऊपर एक डिपॉजिटेड लेयर होता है, एक चढ़ा हुआ परत होता है। क्लियर है, समझ गए होंगे। तो आपको समझ में आ गया कि रस्टिंग क्या होता है और रस्ट क्या होता है। ये क्लियर है टॉपिक। अब आपके स्क्रीन पे समझाने के लिए ये आपके एनसीईआरटी का ही फिगर है, देखिए शो हो रहा होगा। इसमें, इस फिगर में बहुत सारे ऐसे पुरानी पुरानी चीजें जो कि लोहे की बनी हुई हैं, और उसमें से देखिए कि सारा में जंग लग गया है। सबका कलर जो है ना रेडिश ब्राउन, कुछ रेड, एकदम बिल्कुल काला भी हो गया है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, किसी में चेयर दिख रहा है, किसी में आयरन गेट दिख रहा है, ग्रिल दिख रहा है, बहुत सारे ऐसे लोहे के टुकड़े दिख रहे हैं, सबका क्या है हाल, बहुत खस्ता हो चुका है। सारे काले भूरे रंग के हो गए हैं। तो ये जितना भी ऊपर कह सकते हैं ना कि रेड या ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का जितना भी वो दिख रहा है ना आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, वो सारी चीजें क्या है, वो रस्ट है। और ये कहीं ना कहीं ओपन एरिया में रखने की वजह से ही हमेशा एयर और कांटेक्ट में, हमेशा एयर और वाटर के कांटेक्ट में ही रहने की वजह से ही इनका ऐसा हाल हो गया। क्लियर है। स्क्रीन पे देखिए सेकेंड एग्जाम्पल आपको हम समझाने जा रहे हैं। देखिए एक फिगर दिख रहा होगा, ये जो फिगर है उसको बहुत ही केयरफुल होकर के समझ जाइए और देख लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। हो गया, देख लिए। देखिए जो आपको फिगर दिखाया गया है ना, वो एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराया गया है, जलाया गया है। मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, वो रिबन जनरली पेपर की तरह ही होता है, इसको आप फाड़ सकते हैं। ये क्या होते हैं, पेपर के फॉर्म में होते हैं, जिसको आप तोड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, वो किस कलर का होता है जी, पिंक कलर का होता है। ठीक है। और पिंक कलर का जब आप मैग्नीशियम छोटे से रिबन को जब आप लेते हैं और इसको आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करिएगा जी, बर्न करते हैं, जलाते हैं। अब एक चीज बताइए, किसी भी सबस्टांस को जलने के लिए, बर्न होने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। क्योंकि ऑक्सीजन अगर किसी भी जगह पे अगर नहीं रहेगा, ऑक्सीजन अगर कहीं पे नहीं रहे, तो वहां पे आप चाह कर भी किसी चीज को नहीं जला सकते हैं। तो किसी भी चीज के जलने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। तो इसलिए यहां पे मैंने क्या लिया, मैग्नीशियम का रिबन लिया, और इसको किसके प्रेजेंस में जला रहे हैं हम, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं। तो जलने के बाद ना ये आपको राख के फॉर्म में, किसके फॉर्म में मिलता है,
राख के फॉर्म में, एस के फॉर्म में मिलता है, क्या बनता है हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब एक चीज समझिए, इसका जो कलर होता है ना राख का, वो कैसा होता है? व्हाइट कलर का। अब देखते चलिए, सारा चीजें आप एग्जांपल समझते चलिए। ये जितने भी एग्जांपल हम लोग पढ़ते जा रहे हैं ना, फिजिकल चेंज तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। अब जितने भी एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे हैं ये केमिकल चेंज के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप एक एक एग्जांपल पहले समझते चलिए, फिर आपको केमिकल चेंज सारा क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि एक मैग्नीशियम का रिबन लिया जो कि पिंक कलर का होता है, इसको जब मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, तो जलाने के बाद इसका जो राख मिला, जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ऐसा मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों हुआ कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलने के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करके Mg और O2 मिल करके बनाता है MgO, जो कि राख के फॉर्म में होता है। और ये राख किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका कलर क्या था और बाद में इसका कलर क्या है, अभी इसका स्टेट क्या था, बाद में इसका स्टेट क्या है, ये आप समझ गए, ये एग्जाम्पल आप समझ गए। देखिए अब आपको तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये सारा जो है ना आपके बुक का एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको बहुत जरूरी होता है पढ़ना, तभी आप किसी चीज को समझ सकते हैं। इसके बाद वाले एक्टिविटी को देखिए, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे 2 टम्बलर यूज किए गए हैं ग्लास के, या बीकर आप कह सकते हैं, 2 बीकर यूज किए गए हैं, और दोनों बीकर में एक में लिया गया है ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ठीक है, और एक जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। और इस कॉपर सल्फेट में जैसे ही आप एक किसी भी आयरन आर्टिकल को डालते हैं, तो उस ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो होता है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में। और ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में चेंज होने के बाद जब आप उसके अंदर के आयरन आर्टिकल को निकालते हैं बाहर, तो उसका कलर भी आप चेंज देखते हैं। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। यहां पे एक चीज देखिए, आपने क्या देखा कि एक बीकर लिया गया है और इस बीकर में कैसा सॉल्यूशन है? किस कलर का? ब्लू का। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। और इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन में जैसे एक छोटे से, मान लीजिए कि कील जो होता है ना, आयरन कील, आयरन जो नेल होते हैं, इसको अगर आप डालते हैं, तो जब आप आयरन नेल खरीदते हैं देखिएगा वो चमकदार होता है, चमकदार नहीं तो वो काफी सुंदर दिखता है, वो अच्छा, उसमें थोड़ी बहुत चमक होती है। जैसे इसके अंदर डालिएगा, डालने के बाद इस सॉल्यूशन को जब आप एब्जॉर्ब करते हैं कुछ समय बाद, तो इसके अंदर का जो कलर होगा ना, वो ब्लू से किस कलर में हो गया रहेगा? ग्रीन में। और ग्रीन में होने के साथ ही ये जो आयरन नेल जब इसके अंदर से जब आप बाहर निकालते हैं, तो इसका जो कलर होगा ना, इसके ऊपर बिल्कुल इसका कलर क्या हो गया? चेंज हो गया रहेगा। यानी जो आप आयरन नेल डाले थे चमकदार, एकदम साफ सुथरा सुंदर दिखता हुआ, इसके ऊपर क्या होगा? एकदम रेडिश ब्राउन कलर का, कह सकते हैं धब्बा सा कलर चढ़ गया रहेगा। वो पूरा कील जो है ना, चारों तरफ से जब आप देखिएगा, उसके चारों तरफ से क्या होगा? एक धब्बे कलर का, गहरे हरे भूरे, हरे कर गहरे लाल या भूरे रंग का एक लेयर चढ़ गया रहेगा। अब समझिए होता क्या है। जनरली आप देखिएगा क्या, जब आप बड़े क्लास में पढ़िएगा, क्लास 9th और 10th में जाइएगा, तो क्या देखिएगा कि ये जितने भी आप कह सकते हैं कि आयरन है ना, ये क्या है? ये जो आप डाल रहे हैं अंदर, ये आयरन है। और आयरन क्या होता है? मेटल होता है। कॉपर भी क्या होता है? मेटल होता है। अब एक चीज समझिए, मेटल में क्या होते हैं? कुछ मेटल काफी स्ट्रांग होते हैं और कुछ मेटल काफी वीक होते हैं। आयरन जो होता है ना, वो कॉपर के कंपेयर में काफी ज्यादा स्ट्रांग मेटल होता है। और जैसे ही आप आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो ये कॉपर मजबूत न होने के कारण क्या होता है? ये इस सॉल्यूशन से बाहर निकल जाता है। सॉल्यूशन से बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ कि ये जो आयरन होगा ना, इस कॉपर को इस सॉल्यूशन से धक्का मार के बाहर निकाल करके खुद ये उसका जगह ले लेता है। और जैसे ही ये आयरन इसका जगह ले लेगा कॉपर का, तो ये क्या बना देगा जी? ये जो आप ग्रीन कलर का सॉल्यूशन देखते हैं, उसका नाम क्या है? आयरन सल्फेट। क्या है हमारा? आयरन
सल्फेट नाम। ग्रीन कलर का सॉल्यूशन देखते हैं, उसका नाम क्या है? आयरन सल्फेट। अब पहले देखिए, पहले क्या था? कॉपर सल्फेट था, अब क्या हो गया? आयरन सल्फेट। क्यों? क्योंकि आयरन क्या होता है? काफी स्ट्रांग होता है, और कॉपर क्या होता है? उसके कंपेयर में वीक होता है। जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में लोहे के टुकड़े को डालते हैं, तो डालने के बाद आयरन स्ट्रांग होने की वजह से कॉपर को सॉल्यूशन से धक्का मार के बाहर निकाल देता है। धक्का मार के बाहर निकालने का मतलब क्या हुआ? कि खुद उसका वो जगह ले लेगा। जगह लेने का मतलब इस ब्लू कलर के सॉल्यूशन को चेंज करके ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देगा, और वो जो ग्रीन कलर होगा उसी का नाम क्या है? आयरन सल्फेट है। फिर आप पूछिएगा कि तो कॉपर कहाँ गया? उड़ गया? नहीं उड़ा। ये जो आप कील निकालते हैं ना, जो आप नेल बाहर निकालते हैं, जो लोहे के टुकड़े को जब आपने डाला था, जो आप जैसे ही बाहर निकालेंगे तो देखेंगे उसके ऊपर ना एक बहुत ही धब्बे कलर का गहरा भूरे या लाल रंग का एक लेयर चढ़ गया रहता है। वो भूरा और लाल रंग का क्या होता है? वो वही कॉपर है जो उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया रहता है, लेयर चढ़ गया रहता है। क्लियर है? तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे इसका कलर कुछ और था, यहाँ पे इसका कलर कुछ और चेंज हो गया। आपने नील जो डाला था वो चमकदार डाला था, अभी क्या हो गया? इसका कलर कुछ और चेंज हो गया है। ठीक है? तो आप देख रहे हैं ना कि ये कहीं ना कहीं, और दूसरी बात क्या कि आप डालते डालते ऐसा ऑब्जर्वेशन नहीं देख सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ टाइम देना होगा। टाइम देने के साथ साथ इस ऑब्जर्वेशन को काफी केयरफुल होकर करना होगा, ताकि आपका जो भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो कंप्लीट हो सके, सक्सेसफुल हो सके। ठीक है? तो ये आप समझ गए। ये अभी बस आप लोगों को हम एग्जांपल बता रहे हैं, आप जैसे ही मेन पॉइंट पे आइएगा ना, फिर आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि ये पढ़ना जरूरी क्यों है। उसके बाद देखिए, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए फिगर को। इसमें एक बीकर है, उस बीकर में विनेगर लिया गया है। विनेगर क्या होता है जी? एक एसिटिक एसिड होता है, और उस विनेगर में थोड़ा सा बेकिंग सोडा को मिक्स किया गया है, जिसको क्या बोलते हैं? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है? अब एक चीज देखिए, इसमें जब आप जैसे ही बेकिंग सोडा डालते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और भी अदर सब्सटेंसेस मिलते हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि विनेगर में बेकिंग सोडा आप डालिएगा, तो इसमें अगर इस बीकर के पास कान लगा करके सुनते हैं ना, थोड़ा सा नजदीक जाकर आप सुनिएगा, तो उसमें हिस का साउंड निकलता है। जब आप चावल बनाते हैं ना, तो चावल के अंदर का पानी बहुत ज्यादा जब बॉयल होने लगेगा, तो देखिएगा उसके पास आएगा ना, तो उसका अलग ही साउंड निकलता है, लगता है कि वो प्लेट अब धीरे धीरे उठ रहा है या हट जाएगा। सेम वैसा ही साउंड निकलता है, थोड़ा सा उस साउंड से उसका साउंड कम ही रहता है। ठीक है? लेकिन हिस थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हिस जैसा साउंड निकलता है। ठीक है? तो ये जो हिस जैसा साउंड निकल रहा है ना, उसको हम लोग कौन सा गैस बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। और इसमें जो दूसरा बीकर है, उस बीकर में क्या लिया गया है? लाइम वाटर, जो कि जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का ट्वाइस बोलते हैं। लाइम में वाटर क्या होता है? वही आपको चूने पत्थर का जो कह सकते हैं कि सॉल्यूशन, चूना पत्थर का जो घोल तैयार किया गया रहता है। और इसमें जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं या उसमें डालते हैं, तो ये जो लाइम वाटर है, ये किस में चेंज हो जाता है जी? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में, और क्या बनाता है? वाटर H2O में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब समझिए क्या है ये, ध्यान से समझिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने जो H2O है, सॉरी, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकला विनेगर में, जब आप बेकिंग सोडा डालते हैं तो उसमें से आप थोड़ा सा कान उसको पास ला करके सुनिएगा, तो एक आपको अलग सा साउंड निकलेगा। वो जो साउंड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। इसको जब आप लाइम वाटर से पास कराइएगा या लाइम वाटर इसके कांटेक्ट में लाइएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है जी? ये कन्वर्ट हो जाता है CaCO3। ये जितना भी CO2 CaCO3 है, आप बड़े क्लास में पढ़िएगा, 9th से आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये होते क्या है। तो किसी भी केमिकल और जो नेम होते हैं ना, उसका फॉर्मूला होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का कह सकते हैं कि ये एक तरीका है। ठीक है? किसी नाम को न लिख करके उसके केमिकल फॉर्मूला को अगर आप लिख दीजिएगा तो भी आपको सही कहा जाएगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या बनाता है? हमारा H2O बनाता है।
अब देखिए ये कुछ और है, कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ और है, लाइम वाटर कुछ और है, और ये जो CaCO3 है ये भी कुछ और है, और H2O इसके दोनों में से कोई इसका कॉम्बिनेशन ही नहीं है, H2O भी हमारा अलग मिल रहा है। CaCO3 क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, संगमरमर, ध्यान रखिएगा। जो संगमरमर आप सुनते हैं ना बार बार कि संगमरमर का पत्थर है, ठीक है, मार्बल स्टोन, तो ये जो CaCO3 होता है ये मार्बल का ही एक तरह से कह सकते हैं कि संगमरमर का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये CaCO3 और H2O का फॉर्मेशन करता है, क्लियर हो गया। ये कुछ आपके एक्टिविटी थे बुक का, जो कि केमिकल चेंज में सारे एक्टिविटी को पढ़ना था। अब आप सोचिएगा कि ये उसी समय से आप जितने भी फिगर के साथ साथ एक्टिविटी को बता रहे हैं, इसको हम लोग जाने क्यों, जानने का क्या अभी तक मकसद है? हम लोग बस पढ़ते जा रहे हैं, आप बोलते जा रहे हैं कि ये सारा चीज होता है, ये चीज दिया गया है। आप फिजिकल चेंज तो सारा अच्छे से समझ गए होंगे, कोई उसमें डाउट नहीं होगा। ये जितनी भी एक्टिविटी आपने पढ़ा, रस्टिंग, यहाँ तक कि रस्टिंग भी और रस्ट भी, आप जितना भी टॉपिक पढ़े हैं, ये जितनी भी एक्टिविटी और रस्टिंग और रस्ट पढ़ी है, सारी भी चीज हैं, वो सारा चीज केमिकल चेंज के अंडर में आते हैं। यानी हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, केमिकल चेंज पढ़ रहे थे। अब आप एक चीज सोचिएगा, जितने भी आप एक्टिविटी किए हैं, वो चाहे रस्टिंग देखे हैं या आप समझ, देखिए केमिकल चेंज में हम लोग जितनी भी चीजें आप देखे हैं, जितना भी हम लोग एक्टिविटी पढ़े हैं, तो इस एक्टिविटी में हम लोग क्या देखे हैं कि जो एक आयरन आर्टिकल को, एक लोहे के टुकड़े को जब आप इन्वायरमेंट में, खुले इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो उसके ऊपर एक अलग कलर का लेयर चढ़ जाता है, जो कि वो एक न्यू सबस्टांस है, वो लोहे का एक पार्ट ही नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में आप देखते हैं क्या कि आप मैग्नीशियम रिबन जो उसका पिंक कलर का होता है, उसका स्टेट सॉलिड होता है, उसको जब आप जलाते हैं तो उसका स्टेट भी चेंज होता है, वो पाउडर फॉर्म में मिलता है और उसका कलर भी चेंज हो गया रहता है। जब आप जलाते हैं तो उस समय बहुत सारे गैस भी निकलते हैं, साथ ही साथ उसमें लाइट भी। अच्छा एक चीज भूल गए हम क्या, कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हैं ना, इस छोटे से टुकड़े को अगर आप जलाते हैं ना, तो आपको उधर, अगर आप मान लीजिए जलाते समय अगर आप देखिएगा ना, तो आपका आंख लगेगा कुछ देर के लिए कि चारों तरफ अंधकार छा गया, क्योंकि इतना ज्यादा इस छोटे से टुकड़े को अगर आप जलाते हैं, इतना ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है कि पूछिए नहीं। हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट किए थे, तो हम लोग को बोला गया था कि आप घर से ही काले चश्मे को लेकर आइएगा, और फिर भी जलाते समय हम लोग दूसरे साइड देख रहे थे, इसकी साइड नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक छोटा सा टुकड़ा, पूरा बंद कमरा था और पूरा हम लोग खिड़की भी बंद किए हुए थे, एक छोटा सा कोई भी जला रहा था ना, काफी ज्यादा कुछ सेकंड के लिए लाइट प्रोड्यूस हो रहा था, लग रहा था कि पूरा समझिए कि वहां पे कुछ देर के लिए लाइट ही जल गया हो। तो वैसा होता है। तो आप एक चीज समझिएगा कि इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, इसको जब मैंने कराया एक्टिविटी को, तो हम लोग क्या देखे कि उसमें लाइट भी प्रोड्यूस हुआ है। थर्ड में क्या देख रहे हैं कि किसी लोहे को आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो क्या हो रहा है, उस सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जा रहा है, उस लोहे के टुकड़े का भी कलर चेंज हो रहा है, और एक नया सबस्टांस मिल जा रहा है हम लोग, जो कि उस सॉल्यूशन से काफी अलग है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अगर किसी विनेगर से बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं, तो उसमें से CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है, और उसको अगर लाइम वाटर से अगर कांटेक्ट कराते हैं, तो एक नए सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है, जिसको CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाएगा। हम लोग जितने भी एक्टिविटी किए हैं, उन सारे एक्टिविटी में हम लोग ये देखे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग उसमें चेंजेस दिखा रहे हैं, या जो ऑब्जेक्ट पहले, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन ही लिया गया था, मैग्नीशियम रिबन को जब मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया, तो पहले जो उसका कलर पिंक था अब व्हाइट हो गया, इसको जलाते समय लाइट भी प्रोड्यूस हुआ, गैस भी निकला, साथ ही साथ क्या हुआ कि इसका स्टेट क्या था, सॉलिड था, अब क्या हो गया, एस के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में मिला। साथ ही साथ क्या देखें कि अगर किसी लोहे के टुकड़े को आप ओपन में रखते हैं, खुले में रखते हैं, तो उसमें क्या हो गया, जंग लग जा रहा था, रस्टिंग हो रहा था, और उसके ऊपर का भी कलर चेंज हो जा रहा था, एक नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा था। तीसरी चीज आप क्या देखें कि अगर आप किसी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक लोहे के टुकड़े को डालते हैं, तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जा रहा है, और जो लोहे के टुकड़े को जब आप कुछ समय के बाद निकालते हैं, तो उसका भी कलर आपको चेंज मिलेगा, उसके ऊपर एक न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन मिलेगा, जिसको हम लोग कॉपर बोलेंगे, जो कि डिपोजिट हो जाता है एक लेयर के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी अगर एसिटिक एसिड में, विनेगर में बेकिंग सोडा थोड़ा सा आप ऐड करते हैं, तो उसमें से CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और उसको अगर आप लाइम वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जितने भी एक्टिविटी हम लोग किए हैं, उस एक्टिविटी में अगर हम लोग नोटिस करें, तो उसमें क्या क्या देखने को मिला है, तो किसी में लाइट प्रोड्यूस हो रहा है,
किसी में गैस प्रोड्यूस हो रहा है। और जितने भी एक्टिविटी में हम लोग नए चेंजेस देख रहे हैं ना, यानी एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जहां पे जो मैग्नीशियम रिबन है, यहां से क्या बन रहा है, एक पाउडर का फॉर्म बन रहा है, एक एस का फॉर्म ले रहा है। तो ये इससे इसके जो प्रॉपर्टी है ना, मैग्नीशियम का जो प्रॉपर्टी होगा, इसका प्रॉपर्टी और जो एस मिलेगा ना, जो राख का फॉर्म मिलेगा, इसके प्रॉपर्टी में काफी ज्यादा डिफरेंसेस होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक हमको न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। जितने भी एक्टिविटी किए हैं, सारे एक्टिविटी में हम लोग की नया चीज देखने को मिल रहा है। आफ्टर चेंजेस एक नए चीज देखने को मिल रहे हैं, जिसका प्रॉपर्टी इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल स्टेज में जो हम एक सबस्टांस लिए हैं एक्टिविटी करने के लिए, उसके प्रॉपर्टी से काफी ज्यादा उसका डिफरेंट है, बिल्कुल न्यू है। बाद वाले जो भी चीज हमको बने हुए मिल रहे हैं ना प्रोडक्ट के फॉर्म में, उस प्रोडक्ट का जितना भी प्रॉपर्टीज है, वो लिए गए जिस भी सबस्टांस को हम एक्टिविटी करने के लिए लिए हैं, या जो भी आप एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके प्रॉपर्टी से इसका कोई तालमेल ही नहीं है, कोई मैचिंग ही नहीं है, बिल्कुल ही अलग है। तो हम कह सकते हैं कि अब बात हो रही थी किसकी, केमिकल चेंज की। जितने भी हम लोग पढ़े हैं, ये जितना भी टॉपिक हम लोग देखे हैं, जो भी हम लोग एक्टिविटी किए हैं, ये सारा किसमें देखे हैं, इसमें देखे हैं, केमिकल चेंज में। तो अगर कहा जाए कि केमिकल चेंज लिखना हो तो क्या लिखिएगा, केमिकल चेंज को अगर बोलना हो तो क्या बोलिएगा? तो देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, केमिकल रिएक्शन क्यों? आप एक चीज जानिए, मैंने पहले ही बताया था क्या कि केमिकल चेंज होने के लिए एक समय की जरूरत वहां पे समय लगता है। बिना कुछ समय दिए आप केमिकल चेंज नहीं देख सकते हैं। और केमिकल चेंज तभी होगा जब केमिकल रिएक्शन होगा। आप कभी कभी सुनते हैं कि इसको ये दवा सूट नहीं किया, रिएक्शन कर गया। रिएक्शन कैसे कर गया भाई? उसको वो दवा खाया और उसको सूट ना करके उसके बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग चीजें उसके स्किन पर दिखने लगे, एलर्जी होने लगा, रेसिस होने लगा। तो आप कहते हैं कि दवा एक्सपायर था या जो भी हो, इसको रिएक्शन कर गया। रिएक्शन क्या खाते खाते हुआ क्या? नहीं। जब आप सुबह में मान लीजिए दवा लिए, तो आपको दोपहर या 2-3 घंटे बाद या शाम तक या कल होके आपको उसका असर देखने को, इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इससे ये पता चलता है ना कि रिएक्शन होने में आपको समय, टाइम टेकन की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना टाइम लगे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी सबस्टांस में केमिकल रिएक्शन होता है, तभी आप केमिकल चेंज का कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। केमिकल बिना रिएक्शन हुए, विदाउट केमिकल रिएक्शन, हम लोग केमिकल चेंज का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन होगा तभी कहेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है, अगर यहां पे मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड एस के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में मिल रहा था, तो ये जलने का जो प्रोसेस है वो हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलाते जलाते थोड़ी ये पाउडर का फॉर्म बन जाएगा। ये क्या होगा, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, क्लास 8 में आपको पढ़ना, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर यानी इस मैग्नीशियम रिबन जो होगा ना, वो पहले गर्म होगा, गर्म होने के बाद इसमें धीरे धीरे आग पकड़ना स्टार्ट होगा। जलने के बाद ये करता है क्या, ऑक्सीजन जैसे इसको मिलेगा तो ये जलेगा, जलने के बाद धीरे धीरे ये किसके फॉर्म में बनेगा, पाउडर के फॉर्म में। और तब जाकर के आप देखिएगा, ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होगा तो कहिएगा कि हाँ एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस होने में कुछ ना कुछ टाइम लगता ही है। और ये टाइम के साथ साथ किसका ये काम, इन दोनों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये आपस में रिएक्शन करते हैं और ये जो रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन से ही केमिकल चेंज होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि केमिकल चेंज एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है, अब इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक लोहे के टुकड़े के ऊपर सपोज बाहर रखी, इस पे जंग लग गया। ये क्या लग गया, रस्टिंग हो गया, इसमें जंग लग गया। अगर आप क्या कहें कि मुझे अब आफ्टर 2 इयर्स कहते हैं कि नहीं, मुझे फिर से इस लोहे के टुकड़े को जिस वेट में था, जिस शेप में था, जिस साइज में था, सेम वैसा ही साइज में हमको चाहिए, क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं।
मान लीजिए कि आप कहिएगा ना कि सीरीज पेपर लीजिएगा, इसको खूब रगड़ रगड़ के या कुछ ऐसा इक्विपमेंट लाइएगा, मशीन लाइएगा जिसको एकदम चारों तरफ से इसको चमका दे, तो चमकाने के बाद ना इसमें क्या होगा, बुरादे के तरह पाउडर के फॉर्म में आपको डस्ट के फॉर्म में कुछ मिलेगा। और इसका वजन मान लीजिए वेट करिएगा ना, जिस समय आप इसको खरीदे थे, मान लीजिए कि एक लोहे का टुकड़ा आप खरीदे थे और उसका वेट था 3 kg, तो 3 kg के बाद 2 इयर्स बाद अगर उस सारे को चमका देते हैं ना, इसमें से जितना डस्ट निकलेगा वो डस्ट क्या है, आपका रस्ट है, वो जंग है, ठीक है। और जब इसको आप आफ्टर 2 इयर्स इसको साफ करने के बाद चमक तो जाएगा आपका आयरन आर्टिकल, जो भी आपका लोहे का टुकड़ा चमक तो जाएगा, लेकिन जैसे ही इसको आप जब वेट करिएगा ना, जैसे ही आप इसको वेट करिएगा तो वेट करने के बाद ये काफी ज्यादा इसके वेट में डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। बिल्कुल 3 kg ये नहीं हो सकता है, ये गारंटी है, कहीं ना कहीं इसके वेट में कमी आएगी। तो क्या आपको वही चीज मिला क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप ये देखते हैं ना कि जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल फॉर्म में होते हैं, यानी एक बार अगर वो चेंज हो गया, एक बार वो बदलाव हो गया, तो उसको आप फिर से उस फॉर्म में नहीं ला सकते जिस फॉर्म में आपने उसको रखा था, खरीदा था, बाई किया था या देखा था, या जिस स्टेज में वो इनिशियल फॉर्म में था उस स्टेज में वो फिर से नहीं आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लेते हैं, क्या एक ग्लास में दूध मम्मी ने दिया पीने के लिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा पेट भरा है, दूध हम नहीं पिएंगे, ठीक है, इसमें क्या है, मिल्क है, और आपका इच्छा नहीं है कि नहीं आज पीने का मूड नहीं है, आज नहीं पिएंगे, बहुत दूध पी लिए, ठीक है। अब मम्मी बोलेंगी ठीक है, दूध नहीं पियोगे तो सुबह सुबह तुमको जाना है स्कूल, तो इसी काम क्या करते हैं, दही जमा देते हैं, और सुबह में तुम दही चूड़ा खा करके नाश्ता करके चले जाना स्कूल, और तब जाकर क्लास में बढ़िया से पढ़ाई करना। पढ़ाई करते हैं ना जी बढ़िया से, देखिए यहाँ पे, अब आप लोग कितना करते हैं वो आप ही लोग ना जानते हैं। अब मम्मी क्या करेंगी कि इस दूध को, एक चीज समझिए, किसी भी चीज का रिएक्शन होने के लिए भी ना एक आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर की जरूरत होती है, एक इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। अगर उस सुटेबल इन्वायरमेंट में वो सब्सटेंस नहीं आएंगे ना, तो वो आपको एक पास ला देने के बाद भी, दो चीज मिला देने के बाद भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर हम दूध में पानी जी भर के डाल दें तो क्या ये दही बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसको जमाने के लिए, इसको दही के फॉर्म में सेट करने के लिए वैसी चीजें चाहिए जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है, या वैसा टेम्परेचर भी चाहिए, वैसा इन्वायरमेंट भी चाहिए। बिल्कुल एकदम फ्रीजर में आप क्या करिए कि दूध को डाल दीजिए, और जो भी दही बनाने के लिए इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो भी डाल दीजिए, बिल्कुल फ्रिज में डाल करके 0 डिग्री करके डाल दीजिए। रिक्वायरमेंट जितना चीज था, मान लीजिए कि आपको रिक्वायरमेंट क्या होता है दूध को दही बनाने के लिए, थोड़ा सा 1 चम्मच किसकी, दही की, और आप क्या करते हैं 1 चम्मच दही डालते हैं और आपका दही कुछ घंटों बाद तैयार हो जाता है। तो क्या डालते डालते तैयार हो जाता है? नहीं, एक समय लगता है। समय लगने के साथ साथ और क्या आपको देखने को मिलता है, ये जो दूध का रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो दूध का टेम्परेचर होना चाहिए ना, वो ना ज्यादा होना चाहिए और बिल्कुल ना कम होना चाहिए। और उसमें आप क्या कर दीजिएगा कि 1 चम्मच जैसे ही आप दही उसमें डाल करके मिक्स करिए, कहीं से भी आप दही लाइए, पड़ोस से मांग करके, अपने फ्रेंड से मांग करके, तो ला करके इसमें जब आप मिक्स करिएगा और कुछ घंटे तक इसको जब आप रख दीजिएगा, तो वो मिल्क जो होगा ना, वो किस में सेट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में, दही में सेट हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर आप क्यों बोल रहे हैं टेम्परेचर की जरूरत? आपको दही अगर दूध में मिला भी दीजिएगा ना, और टेम्परेचर उतना ही चाहिए जितना आप, मैंने कहा थोड़ा सा, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। उसमें अगर आप जब मिक्स करके और बिल्कुल फ्रिज 0 डिग्री में डाल दीजिएगा फिर भी नहीं होगा। एक इन्वायरमेंट चाहिए। इन्वायरमेंट मतलब क्या हुआ, रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, आपका रूम टेम्परेचर पे अच्छे से कर्ड सेट हो जाएगा, ठीक है। अब बिल्कुल गर्मी में भी रखिएगा तब भी नहीं होगा, नॉर्मल टेम्परेचर आना चाहिए। तो क्या होगा, ये कर्ड के फॉर्म में, ये कर्ड के फॉर्म में होने के लिए भी रिएक्शन है। ये जितना आप 1 चम्मच दही जो डालते हैं ना, उसमें लैक्टोबैसिलस आप पढ़िएगा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो ये क्या करते हैं ना कि ये जैसे ही इसके अंदर डालिएगा, मिलाने के बाद कुछ घंटे के बाद ये अपना साम्राज्य फैलाना चालू करते हैं और धीरे धीरे पूरे दूध पे अपना कब्जा कर लेते हैं। कब्जा जैसे ही करेंगे ये पूरा दूध क्या होगा, दही के फॉर्म में सेट हो जाएगा, और तब जाकर के कुछ घंटों बाद ये आपको दही का फॉर्म देखने को मिलेगा। अब जब पहले क्या था लिक्विड, अब क्या हो गया सेमी लिक्विड, जेली लाइक सब्सटेंस बन गया।
दूसरी बात क्या कि पहले इसका कलर कुछ और था, दही का थोड़ा बहुत कलर फेंटेड होता है, थोड़ा बहुत फटता है। तीसरी क्या, इसका टेस्ट कुछ अलग था, इसका टेस्ट कुछ अलग रहेगा। इसका स्मेल कुछ अलग था, इसका स्मेल कुछ अलग मिलेगा। इसमें कुछ अलग कह सकते हैं कि आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, इसमें अलग आपको कह सकते हैं कि विटामिन देखने को मिलेंगे, इसमें आपको अलग विटामिन मिलेंगे। तो कहने का मतलब पूरा क्या हुआ कि केमिकल चेंज में जो होता है ना कि इनिशियल स्टेज में जो आप चीज लेते हैं, आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर चेंजेस जो आपको देखने को मिलेगा, उसको क्या आप रिवर्स कर सकते हैं? क्या उसको फिर से आप इनिशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या दही को आप फिर से कहिएगा नहीं नहीं नहीं, अब सुबह हम उठ गए, हमको दूध ही पी के जाना है, तो मम्मी क्या उसमें जादू मार देंगी, दही क्या दूध बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो केमिकल चेंज जो होते हैं ना, वो एक बार अगर चेंजेस हो गए तो वो दोबारा उनको इनिशियल फॉर्म में हम लोग नहीं ला सकते। क्लियर हुआ आप लोग का केमिकल चेंज? ठीक है। अब इस केमिकल चेंज से रिलेटेड कुछ आपको और भी इंपॉर्टेंट बातें जाननी है, जो आपके स्क्रीन पे शो होगा। समझिएगा, आपके स्क्रीन पे सो रहा होगा, देखिए क्या कर रहा है। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. In addition to new products, the following may accompany a chemical change. कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप केमिकल रिएक्शन देखते हैं या जो भी आप केमिकल चेंज होता है ना, उस केमिकल चेंज में जो न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं, उस न्यू प्रोडक्ट्स बनने के साथ साथ बहुत सारी और भी एडिशनल चीजें देखने को मिलती हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं? पहला क्या है, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशंस में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। आपने क्या देखा कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हैं और जलाने के साथ साथ उसमें आप एक न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन तो होता ही है, केमिकल चेंज तो होता ही है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको एस मिलेगा, राख मिलेगा, और राख मिलने के साथ साथ न्यू प्रोडक्ट्स मिलने के साथ साथ उसमें और भी एडिशनल चीजें क्या क्या, तो उसमें हीट देखने को मिलता है, साथ ही साथ उसमें लाइट देखने को मिलता है, ठीक है, रेडिएशन, उसमें से जो लाइट निकलता है रेडिएशन आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें उस न्यू प्रोडक्ट यानी राख के फॉर्म में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, इसके साथ साथ भी और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। सेकंड क्या स्टेज, क्या, साउंड में भी प्रोड्यूस। आपने क्या जब देखा था, आपने देखा कि जब हम लोग विनेगर में बेकिंग सोडा जब हम लोग डाल रहे थे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा था, और उसमें से क्या देखने को मिल रहा था कि आपको एक साउंड जैसा, और वही साउंड इंडिकेट करता है क्या कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यही सारी चीजें बता रहा है कि एक केमिकल चेंज में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना, उस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ और भी एडिशनल चीजें देखने को मिलती हैं। तो सपोज आपके एग्जाम में अगर पूछ दिया जाता है, तो इसलिए मैंने इसको एक सेलेक्ट कर लिया इस टॉपिक को लेकर के, एक टॉपिक के फॉर्म में मैंने इसको बना दिया है कि ताकि आप लोग को ये हाईलाइटेड रहे, आपके दिमाग में समझ में आ सके। थर्ड क्या कह रहा है कि अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आप जब किसी भी सबस्टांस को रिएक्शन कराते हैं, जब उसमें केमिकल चेंज होता है, तो उस सबस्टांस का जो पहले स्मेल होता है ना, वो बाद में उसका स्मेल क्या होता है, चेंज होता है। ले लीजिए दूध का ही, दूध से ही जो दही बन रहा है, मिल्क से जो कर्ड का सेटिंग होता है, उस मिल्क का पहले स्मेल कुछ और आता है, टेस्ट कुछ और आता है, आफ्टर चेंजेस, आफ्टर रिएक्शन उसका टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका स्मेल क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, वो केमिकल चेंज में कौन कौन सी चीजें हम लोग ऑब्जॉर्व करते हैं, उसका एक कंक्लूजन दिखा रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अ कलर चेंज में टेक प्लेस, अ गैस में बी फॉर्म। इसमें साथ साथ कलर भी चेंज देखने को मिलता है। मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए, या वो ले लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, नेल आयरन नील डालने के बाद उसका कलर कैसा हो गया था, ग्रीन कलर का, तो कलर भी चेंज होता है। गैस में भी फॉर्म क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन जब आप जलाइएगा, या आप क्या डालिएगा जी, विनेगर में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालिएगा, तो उसमें क्या होता है, गैस का फॉर्मेशन होता है, उसमें से गैस निकलता है। या जब आप मैग्नीशियम रिबन जलाते तो उसमें से भी गैस निकलता है। तो ये जो था ना, वो आपका केमिकल चेंज से रिलेटेड था कि केमिकल जब चेंज होता है तो उसमें कौन कौन सी चीजें न्यू प्रोडक्ट के साथ देखने को मिलती है। क्लियर है? अब हम लोग एक नए, इसी में एक आपको टॉपिक दिया गया है जिसको हम लोग को जानना है, प्रोटेक्टिव दिया हुआ है, देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अ प्रोटेक्टिव शील्ड। समझिए क्या है इसमें दे रहा है, क्या कि यू मस्ट हैव heard of the ozone layer in our atmosphere. It protects us from the harmful ultraviolet radiations which come from the sun. Ozone absorbs these radiations and breaks down to oxygen. Oxygen is different from ozone,
कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? आपसे क्वेश्चन कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको मैं एक बार रीडिंग कर देता हूं। इफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस वे आर नॉट एब्जॉर्ब बाय ओजोन, इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशंस। समझिए क्या कह रहा है। आप देखते हैं, आपने सुना भी होगा ओजोन लेयर के बारे में। जो सन होता है, सन के चारों तरफ जितने भी प्लेनेट हैं उसमें से हमारा क्या है, अर्थ भी है। हमारा अर्थ भी है, और अर्थ भी क्या करता है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है। अब एक चीज बताइए कि अर्थ पे क्या हमारा पहुंचता है, सनलाइट। तो अर्थ के इन्वायरमेंट में अर्थ के चारों तरफ अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बना हुआ है, और वो लेयर जो है ना, वो गैसों का क्या है, जितने भी गैस है वो मिलकर के एक लेयर बनाए हुए हैं, जिसका नाम क्या है जी, जिसका नाम है ओजोन। जिसका नाम क्या है, ओजोन है। और ये जो ओजोन होते हैं, ये ओजोन का काम क्या होता है कि जब सन से सनलाइट हमारे अर्थ पे आता है तो इस ओजोन लेयर से होकर पास करता है। अब जो सनलाइट होता है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पाए जाते हैं जो डायरेक्ट अगर अर्थ पे आ जाए और वो अगर हमारे स्किन पे पड़ गया या किसी क्रॉप्स फसल पे पड़ा तो उसका काफी ज्यादा आपको हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा। हम लोग को बहुत सारी ऐसी परेशानियां देखने को मिलेंगी जिससे बहुत सारे स्किन डिजीज या कैंसर तक भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो ये जो ओजोन लेयर होता है ना, वो हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। एक कह सकते हैं कि इस अर्थ का एक सपोर्टिव लेयर है, एक शील्ड की तरह। टॉपिक भी आपका क्या है, शील्ड की तरह, एक कवच की तरह काम करता है। जो सनलाइट से लाइट निकलता है ना, और उस लाइट में जो जितने भी अल्ट्रा वायलेट रे होते हैं, इसको क्या करता है, ये कंज्यूम करके ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है। और साथ ही साथ तब जाकर के ये जो जितने भी गैस या जितने भी इससे लाइट निकलते हैं, इस ओजोन से लेयर से पास होने के बाद फिर अर्थ पे आते हैं, और वो जो लाइट होता है वो हमारे लिए हार्मफुल ना होकर के बेनिफिट प्रोवाइड करता है। क्लियर है। के बाद अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मतलब क्या होगा, लोहा, और रस्टिंग मतलब जंग का लगना। रस्टिंग प्रोसेस है, रस्ट होने का जो प्रोसेस होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन अगर आपसे पूछ दिया जाए तो क्या लिखिएगा, तो देखिए स्क्रीन पे क्या हो रहा है। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम, since iron is used in making bridge, ships, cars, trucks, body and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge। अब समझिए क्या कर रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या समझिएगा कि लोहे के जंग लगने में आप क्या क्या चीज देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे दिए गए इक्वेशंस को आप ध्यान से देखिए। फिर इसमें क्या कह रहा है, इन फैक्ट if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster। देखिए ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन का, यानी लोहे में जंग के लगने का। और इसमें बता रहा है कि लोहे में जंग जो लगते हैं ना, उस जो जंग लगता है उसके वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और इस रस्टिंग प्रोसेस को अगर आप इक्वेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रस्टिंग प्रोसेस को इक्वेशंस के थ्रू आप कैसे रिप्रेजेंट करिएगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी है। और साथ ही साथ इसमें ये क्या बता रहा है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप या फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मॉइस्चर्स एयर में मॉइस्चर्स के हाई होने का मतलब क्या होगा। तो हाई होने का मतलब क्या होगा कि रस्टिंग बिकम्स फास्टर। जितना मॉइस्चर्स, जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी एयर में, उतना रस्टिंग क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। अब समझिए यहाँ पे क्या कहना चाहता है, समझिए यहाँ कह रहा है कि आयरन जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको अगर हम क्या करते हैं, ओपन में रखते हैं, तो उसके ऊपर आपको पता है कि एक रिएक्शन करके वो अपने साथ एयर और ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद होते हैं उसके और वाटर के साथ रिएक्शन करके वो अपने ऊपर एक पतला सा डिपॉजिट कर देता है, लेयर चढ़ा लेता है। और उसका जो लेयर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है पूरा रस्टिंग होता है। इस रस्टिंग प्रोसेस से काफी ज्यादा मॉनेटरी लॉस होता है। जैसे मान ट्रक हो गया, ब्रिज हो गया,
कोई भी लोहे का बना हुआ कोई भी चीज आप देखते हैं कि वो अचानक से उसमें रस्ट नहीं हो जाता, अचानक से वो खराब नहीं हो जाता है। धीरे 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 कुछ टाइम पीरियड के बाद उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, उसमें रस्टिंग होना प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और कुछ समय आफ्टर टाइम के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर एक पतला सा लेयर चढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो वो स्लोली क्या करता है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस आयरन आर्टिकल को, वो चाहे आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, लोहे की बनी हुई जितने भी बॉडी कह सकते हैं, ट्रक के जो बॉडी होते हैं, या जो पुल बने हुए होते हैं, ब्रिज होता है, या जो चेयर है जो पार्क में बैठते हैं हम लोग देखते हैं, या जो दरवाजा होता है जो कि पार्क का बाहर जो ओपन में बना हुआ रहता है, वो सारी चीजें धीरे 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 वो रस्ट जो होता है ना, उस लोहे को बर्बाद करना स्टार्ट कर देता है। और इसके वजह से अब मान लीजिए कि एक बार लोहे का जो दरवाजा है उस पर जंग लग गया, एक बार जो ट्रक का बॉडी है उसमें अगर रस्ट लग गया, जंग लग गया, उसकी वजह से क्या होता है, वो पूरा ही पूरा आर्टिकल क्या हो गया, डैमेज हो गया। क्या उसको फिर से हम लोग सपोर्ट करके किसी चीज को वो फिर से उसको रिक्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं उसको क्या करना होगा, सीधे वहां से रिमूव करके एक नए, फिर से हम लोग क्या करना होगा, उसके जगह पे न्यू सेटअप को लगाना होगा, एक नया दरवाजा लगाना होगा, या नया आपको ब्रिज, नया पुल बनाना होगा। तो इसके वजह से कह रहा है ना कि काफी ज्यादा पैसे का लॉस होता है, काफी ज्यादा पैसे इसमें लगाने पड़ते हैं। तो रस्टिंग प्रोसेस से, रस्ट से काफी ज्यादा आपको नुकसान भी देखने को मिलता है पैसे के मामले में। साथ ही साथ इसके रिएक्शन को समझिए, रिएक्शन को क्या कर रहा है, रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि आयरन को हम लोग फेरस बोलते हैं, केमिकल नेम इसका फेरस है, जिसको Fe से डिनोट किया जाता है। इसको रिएक्शन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की। और किसकी जरूरत होती है, वाटर की, H2O। ये ऑक्सीजन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, वाटर हो गया। यानी आयरन जब, लोहे का कोई भी टुकड़ा आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये बनाता है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। पूछा जा सकता है आपसे कि कोई भी आयरन आर्टिकल जब ऑक्सीजन रस्टिंग प्रोसेस में, रस्टिंग प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बनता है, यानी जो रस्ट का फॉर्म होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो Fe2O3। उसका केमिकल नेम क्या है, तो कहिएगा आयरन ऑक्साइड बोलते हैं उसको। नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड। और यही आयरन ऑक्साइड हमारा क्या होता है, तो रस्ट होता है। यही आयरन ऑक्साइड क्या होता है, हमारा रस्ट होता है। इसको क्या फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। तो आप कह सकते हैं कि रस्टिंग प्रोसेस को आपके इक्वेशंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, आप मैथ में पढ़े होइएगा, मैथ में क्या होता है कि इक्वल टू का साइन होता है, एक तरफ लेफ्ट LHS वाला टर्म लिखते हैं और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड RHS वाला टर्म लिखते हैं। तो कहते हैं क्या कि ये इक्वेशन है। वैसे ही साइंस में क्या होता है कि इस इक्वल टू के जगह पे बस एक एरो लगा दिया जाता है, और एरो के पहले और एरो के बाद में कुछ एलिमेंट लिखे गए रहते हैं, और वो सेम वैसे ही रहता है जैसे मैथ में आपको दिखाया जाता है इक्वेशन में। तो इसी तरीके से ये कह सकते हैं कि रस्टिंग प्रोसेस का एक इक्वेशन है, जिसमें आप लोगों को देखने को ऐसे मिलेगा। क्लियर। इसमें एक और बात ही कही गई है क्या, कि अगर एयर में ह्यूमिडिटी क्या हो, हाई हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि रस्टिंग जो प्रोसेस होगा वो रस्टिंग काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आप एक लोहे का जो कुर्सी है वो, या एक लोहे का मान लीजिए कि आप बना रखे हैं, कुल्हाड़ी बना लिए हैं, उसको आपको अपने बगीचे में काम करना है। तो काम करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, काम करने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि उस कुल्हाड़ी को, उस मान लीजिए कि आप एक लोहे का, मान लीजिए कि कुदाल आप बनाए, कुदाल है आपके पास, या कुल्हाड़ी मान लीजिए, और इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बगीचे में काम करते हैं, करने के बाद उसको वहीं पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, या अपने घर के बगल में खुले में ही रखते रहे, तो इसमें भी रस्ट होगा, इसमें भी रस्टिंग प्रोसेस होगा। लेकिन ये रस्टिंग प्रोसेस थोड़ा सा इसमें क्या होगा, स्लो होगा। स्लो मतलब अगर मान लीजिए कि आपको कुछ महीनों बाद इसके ऊपर देखने को मिलेगा, आपको रस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यही कुल्हाड़ी, यही कुदाल आप काम करने के बाद वैसे जगह पे रख दे रहे हैं जहां पे हमेशा वाटर रह रहा है, यानी वाटर के कांटेक्ट में हमेशा रह रहा है, यानी जैसे मान लीजिए कि कहीं पे पाइप है जहां से आपको पानी पास हो रहा है, पानी गिर रहा है, और वहीं पे बार बार आप उस कुल्हाड़ी को या कुदाल को ला करके रख दे रहे हैं जहां पे हमेशा पानी गिर रहा है, तो ये वहां पे क्या हो रहा है, वाटर के कांटेक्ट में ज्यादा ना रह रहा है, मॉइस्चर क्या वहां पे ज्यादा मिलेगा, ज्यादा ह्यूमिडिटी मिलेगा। ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर का मतलब ये हुआ कि वाटर का मॉलिक्यूल्स ज्यादा आपको मिलना, वाटर का अमाउंट रिसोर्स के फॉर्म में ज्यादा आपको मिलना, तो वाटर क्या होगा, इसके ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा, और इसके वजह से जो रस्टिंग होगा ना,
वो रस्टिंग क्या हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। यानी जो रस्टिंग प्रोसेस जो आपको 2 महीने में होने वाला था, वो आपको कह सकते हैं कि 1 ही महीने में स्टार्ट हो जाएगा और आपको बहुत जल्दी उस पर रस्ट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि उस पर बहुत जल्दी जंग लग जाएगा। क्लियर है? तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन था, एक टॉपिक था, ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। देखिए, इसमें जब रस्टिंग ऑफ आयरन की बात हो रही है तो एक और टॉपिक इसमें से निकल के आ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। स्क्रीन पे देखिए, अपने बोर्ड पे देखिए क्या शो हो रहा है कि हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। यानी आपको ये तो पता चल गया कि रस्टिंग होता है, कैसे होता है ये भी पता चल गया, इसके वजह से कौन कौन सी चीजें अफेक्टेड होती हैं ये भी पता चल गया कि सबसे ज्यादा पैसे का लॉस होता है। तो क्या इस रस्टिंग से हम लोग बच कैसे सकते हैं, इससे हम लोग कैसे बचा सकते हैं किसी भी आयरन आर्टिकल को, लोहे की चीजों को जंग लगने से कैसे आप बचा सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। In fact, these coats should be applied regularly to prevent rusting. Another way is to deposit a layer of a metal like chromium or zinc on iron. समझिए क्या कर रहे हैं यहां पे, एक चीज समझिए, किसी भी एक आयरन मान लीजिए कि रॉड है, ठीक है, और ये गेट बना हुआ है ऐसा, आपके बगीचे में, आपके किसी घर के दरवाजे में या गार्डन में एक गेट बना हुआ है आयरन का, लोहे का गेट बना हुआ है। ये बाहर में है, बारिश होगा, बारिश होते समय या बाहर एयर में है, एयर के कांटेक्ट में, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो हमेशा है। क्लियर है कि चारों तरफ एयर रहेगा तो इस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ मान लीजिए कि अगर आप पानी नहीं डाल रहे हैं तो बारिश के समय इसमें पानी के वाटर का कांटेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको क्या क्या मिल रहा है, इसको ऑक्सीजन भी मिल रहा है और प्लस वाटर भी मिल रहा है, दोनों का कांटेक्ट इसके साथ है, तो इस पे तो रस्टिंग तो होगा ही ना, इस पे तो रस्ट लगेगा ही लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो क्या इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, बचा सकते हैं, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन इसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, रोकना नहीं क्या है, ये समझिए। यहाँ पे आप किसी भी आयरन आर्टिकल को प्रिवेंट करने का मतलब ये होता है कि आप उसको रस्ट, जंग लगने से बचा सकते हैं। अब जंग लगने से बचाने का मतलब क्या होगा कि ऐसा नहीं कि उस आयरन आर्टिकल पे जंग लगेगा ही नहीं, बिल्कुल जंग नहीं लगेगा, ये नहीं हो सकता। ये होता क्या है कि उसका जो रेट होगा ना, रस्टिंग प्रोसेस का जो रेट होगा वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, काफी हद तक उसका रेट क्या हो जाएगा, उसका प्रोसेस का, रस्टिंग प्रोसेस का रेट स्लो हो जाएगा। इसका मतलब क्या समझिए, कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग होने से, किसी भी लोहे को जंग लगने से आप कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, आपको पता गया है कि कोई भी लोहे का टुकड़ा या कोई भी आयरन आर्टिकल कब रस्टेड होता है, कब जंग लगता है, जब वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है। तो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में कौन आएगा, ये जो आयरन आर्टिकल, जो लोहे के रॉड दिए गए हैं वही ना आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसके ऊपर पेंट कर देते हैं। इसीलिए देखिएगा जब लोहे का कोई भी चीज दरवाजा लगता है या जो भी आप घर में देखते हैं तो उस पर हम लोग कोई भी पेंट कर देता है, पेंट करवा दिया जाता है। क्लियर है? और पेंट करने के बाद या तो पेंट कर देते हैं, नहीं तो इस पे ग्रीस लगा दिया जाता है। ठीक है, पेंट या ग्रीस लगाने से क्या होता है ना कि ये अब इस लोहे के ऊपर एक, जब पेंट करते हैं तो देखिएगा कभी कभी पेंट भी उखड़ने लगता है। पेंट करने के कुछ दिनों बाद आप देखिएगा ना, पेंट को अगर आप हटाइएगा तो उसका एक लेयर लगता है निकलने, पेंट का भी। वो आप पेंट करने के बाद जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में पेंट आता है ना, तो उसका भी एक सील्ड तैयार हो जाता है आयरन रॉड के ऊपर, पतला सा एक लेयर चढ़ जाता है। वो लेयर क्या करता है कि इसके चारों तरफ जो ऑक्सीजन है और जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जिसको बोलते हैं, वो अगर नहीं तो अगर इसके ऊपर पानी भी, अगर बारिश भी हो रही है तो इसके साथ साथ ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट को क्या करता है, ये आयरन रॉड से होने से बचाता है। इन दोनों के कांटेक्ट को ये ब्रेक करने का काम करता है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन और वाटर इसके ऊपर चढ़ेगा तो पहले किसके कांटेक्ट में आएगा, उस पेंट के लेयर के कांटेक्ट में आएगा। तो इसकी वजह से उसके अंदर छिपा हुआ जो आयरन रॉड होता है वो बच जाता है और उस पर रस्ट नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि रस्ट बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, पेंट करने का मतलब अब ऐसा थोड़ी है कि जब एक बार आप पेंट कर दीजिएगा तो कई सालों पेंट चलेगा ही चलेगा। पेंट जैसे जैसे हटना स्टार्ट होता है उस पर फिर से वो
कोने कोने से देखिएगा कहीं कहीं से जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो जंग तो लगता ही, आपका गेट तो खराब होगा ही, चाहे कितना भी आप पेंट कर लीजिए। लेकिन हाँ, अगर वो खराब होने वाला है 2 सालों में, तो आप पेंट कर देने से चला सकते हैं 10 साल आराम से। तो यही मैंने बोला कि प्रिवेंट करने का मतलब ये नहीं होता है कि रस्टिंग बिल्कुल रुक जाए, स्टॉप हो जाए, उसका बस रेट स्लो हो जाता है, यानी जितना तेजी से वो हो रहा होता है ना, वो काफी ज्यादा हद तक कम हो जाता है। क्लियर है? साथ ही साथ इसमें क्या कह रहा है कि एक दूसरी भी तरीका क्या है कि आप देखते हैं कि किसी भी मेटल के ऊपर एक क्रोमियम या जिंक का लेयर चढ़ा करके, बहुत अच्छा ये चीज है, आप देखी भी होइएगा, समझिए। यहां पे साइकिल का जो भी आप पार्ट देखते हैं, उसमें जो स्पोक होता है, उसको जब आप देखिएगा, बिल्कुल वो व्हाइट कलर का चमकता हुआ आपको दिखेगा। वो क्या मेटल होता है क्या? नहीं, वो मेटल नहीं। और वो पानी में भी अगर उसको डाल दिया जाए, पानी से धोया भी जाता है, तो उसके ऊपर आपको रस्ट देखने को नहीं मिलता। वो मेटल नहीं होता है, उस मेटल के ऊपर क्रोमियम या जिंक का कह सकते एक लेयर चढ़ाया जाता है। ठीक है? आप जो लोहे का रॉड देखते हैं ना, आप अपने साइकिल का जो हैंडल देखते हैं, वो काफी ज्यादा व्हाइट कलर का चमकता हुआ आपको दिखेगा। वो मेटल नहीं होता है, उस रॉड के ऊपर क्या होता है, एक कह सकते हैं कि क्रोमियम या जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया, और लेयर चढ़ाने से क्या होता है, वो काफी हद तक रस्टिंग से वो बच जाता है, काफी लंबे समय तक चलता है। और उस कंडीशन में भी ये जो अंदर के जो लोहे के रॉड होते हैं, जो भी इस्तेमाल किया गया रहता है आयरन आर्टिकल, वो ऑक्सीजन और वाटर के कॉन्टेक्ट से डायरेक्ट इसका कनेक्शन टूट जाता है, और जिसकी वजह से ये भी रस्ट होने से बच जाता है। ठीक है? तो ये दूसरे भी तरीके हैं। तो ये कुछ तरीके ऐसे हैं जिसका यूज करके हम लोग आयरन आर्टिकल को प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग से। क्लियर है? अब समझिए, इसमें एक और टॉपिक दिया गया है, जो कि हम लोग जस्ट अभी हम लोग जो पढ़े हैं ना, कि किसी भी लोहे के रॉड के ऊपर क्रोमियम या जिंक के लेयर को चढ़ाते हैं, तो उसी से एक टॉपिक बना है क्या, गैल्वेनाइजेशंस। गैल्वेनाइजेशंस क्या होता है, देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि वन वे is to deposit a layer of a metal like chromium or zinc on iron. This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanizations. The iron pipes we use in our homes to carry water are galvanized to prevent rusting. देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, समझिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है ना, आप किसी भी आयरन आर्टिकल ले लीजिए, लोहे के टुकड़े ले लीजिए, और उसके ऊपर किसका जी, जिंक का। जिंक को क्या बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं। अगर इसका आप लेयर चढ़ाते हैं ना, लेयर मतलब अब ये ऐसा नहीं, इसके ऊपर पूरा अच्छे तरीके से ऊपर नीचे हर एक कोने कोने को लेकर के इसको समझिए कि डुबो करके निकाल देता है। इसके चारों तरफ से जो लेयर चढ़ा देता है जिंक का, यानी किसी भी आयरन, ये कैसा पार्ट है, ये क्या है हमारा, आयरन है। किसी भी आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक का जब हम लेयर चढ़ाते हैं, उसके ऊपर एक परत चढ़ाते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, यही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वानाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैल्वानाइजेशन बोला जाता है। और जब आप लोग देखे होंगे अपने घरों में, जो लोहे के पाइप यूज किए जाते हैं वाटर को कैरी करने के लिए, जो टंकी से निकलता है नल तक पहुंचता है, तो जो उसमें लोहे का पाइप लगा हुआ होता है ना, वो काफी ज्यादा आपको चमकता हुआ दिखता है। वो एक्चुअली वो चमकदार होता नहीं है, उसके ऊपर किसका लेयर चढ़ा हुआ होता है, जिंक का। और इसीलिए काफी वो हमेशा उसमें से वाटर पास करने के, और 24 आवर्स वो वाटर के कांटेक्ट में रहने के बावजूद भी वो जल्दी खराब नहीं होता। ऐसा इसलिए कि वो क्या होता है, आयरन को प्रिवेंट करता है रस्टिंग से। एक जिंक, वो जितना भी वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है, वो पहले किसके कांटेक्ट में आता है, ये ऊपर लेयर जो चढ़ा रहता है किसका, जिंक के कांटेक्ट में आते हैं। और इसके वजह से हमारा जो आयरन पाइप है वो काफी हद तक सेफ हो जाता है रस्ट होने से। क्लियर है? ये क्लियर है गैल्वेनाइजेशन। अब देखिए, एक और छोटा सा आपका ब्लू बॉक्स में टॉपिक है, इसको भी हम लोग जान ले रहे हैं। क्या दिया हुआ है स्क्रीन पे देखिए, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विथ कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकेल एंड मैग्नीज, इट डज नॉट रस्ट। समझिए क्या कह रहा है,
कह रहा है कि जो स्टेनलेस स्टील होते हैं ना, स्टेनलेस स्टील आप लोग सुने होइएगा, स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन होता है, ग्लास होता है, यहाँ तक कि आप जितनी भी ग्लास में पानी पीते हैं, जो भी प्लेट में खाना खाते हैं, जो कि आपको लगता है कि वो जो स्टील का नाम सुने होते हैं, वो स्टील ना होकर के स्टेनलेस स्टील होता है। और ये जो स्टेनलेस स्टील होते हैं ना, वो किसके मिक्सिंग से बनते हैं, किस किस चीजों के मिलने से? तो आयरन के साथ कार्बन और मेटल्स जैसे क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज जो होते हैं ना, ये मेटल्स होते हैं, इनको जब मिक्स करके आयरन के साथ बनाया जाता है तो एक किसका फॉर्मेशन होता है? स्टेनलेस स्टील का। और ये जो स्टेनलेस स्टील जो होते हैं ना, इस स्टेनलेस स्टील से काफी ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। यूटेंसिल्स क्यों? क्योंकि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो भी यूज हम लोग कोई भी फूड पार्टिकल्स रखते हैं, या पानी ही उसमें हम लोग पानी ग्लास में पिया जाता है, तो अगर वो किसी और सब्सटेंस डायरेक्ट लोहे का बन जाए तो वो तो रिएक्शन करने लगेगा, और रिएक्शन करने के बाद अगर उसको हम पानी को पीते हैं तो वो हमारे लिए काफी हद तक हार्मफुल होगा। इसीलिए वो स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। और वो स्टेनलेस स्टील एक तरह का हमारा क्या होता है जी? एलॉय होता है। एलॉय क्या होते हैं? किसी भी आयरन के साथ किसी दूसरे सबस्टेंस, दूसरे आयरन आर्टिकल या मेटल या दूसरे नॉन मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। और एलॉय काफी ज्यादा हद तक रस्ट से क्या होते हैं? प्रिवेंट करते हैं। यानी रस्ट से के ये कह सकते हैं कि वो रेसिस्ट करता है, ये रस्ट जंग लगने से काफी बचाते हैं। और काफी हद तक एलॉय जो होते हैं ना, इसमें जंग नहीं लगता। क्लियर है? तो जो स्टेनलेस स्टील होता है वो एक तरह का एलॉय ही होता है जिसमें रस्ट नहीं लगता, न के बराबर। चलिए, हो गया। और हमारे इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्रिस्टल्स इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल में क्या दिया है? Salt is obtained by the evaporations of evaporations of seawater. However, this salt is impure and has small crystals. The salt can be converted into pure state by the process of crystallization. समझिए क्या कर रहा है। आप देखे होइएगा कि, या आप चैप्टर पहले भी क्लास में पढ़े होंगे कि जो सी वाटर होता है ना, जो सी वाटर होते हैं, इसके बगल में बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं। और ये जब पानी सी वाटर का आता है ना, तो ये गड्ढों को, इसके जो वेव आते हैं, इसको भर देते हैं। और भरने के बाद जब फिर से वापस वेव चले जाते हैं। अब जब यहाँ पे सनलाइट पड़ता है ना, सनलाइट पड़ता है, तो इसके इस गड्ढे के अंदर के जो वाटर होते हैं वो वेपराइज होकर के निकल जाते हैं। और उस गड्ढे के अंदर जो आपको छोटे छोटे कह सकते हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, पार्टिकल्स। और वो क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट होते हैं। और ये जो सॉल्ट होता है ना, वो कैसा होता है? इम्प्योर होता है। इसको आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, खा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि निकाल कर लाए और आपने सब्जी में डाल दिया और सब्जी बनाकर खा लिया, नहीं। वो काफी इसमें अनवांटेड या कह सकते हैं कि इम्प्योर पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो इनको पहले रिफाइन किया जाता है, फिर बनाया जाता है सॉल्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ना, वो क्या होते हैं कि किसी भी सबस्टेंस का जो क्रिस्टल के फॉर्म में आपको प्योर स्टेट में ऑब्टेन करने का एक प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक ग्लास ले लीजिए और ग्लास में वाटर को ले लेना है और उसके अंदर आपको क्या डिजॉल्व करना है? सॉल्ट को इसके अंदर घुलाना है। मान लीजिए कि आप एक चम्मच डालिएगा, वो अच्छे से घुल जाएगा, फिर दूसरा चम्मच डालिएगा, घुल जाएगा। और क्या करिए कि आप इसमें तब तक आपको घुलाते रहना है नमक को, जब तक कि वो नमक जब आप डाल रहे हैं तो वो घुलना बंद ना हो जाए। यानी उसको आप अच्छे तरीके से स्टीर करते रहिए, मिलाते रहिए किसी भी कह सकते हैं कि छड़ से या चम्मच से। और उसमें सॉल्ट को धीरे धीरे आप डिजॉल्व डालते रहिए। आप एक ऐसा समय आएगा कि जब आप देखिएगा कि ये डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा, यानी आप सॉल्ट डालिएगा, कितना भी उसको मिक्स करिएगा वो मिक्स होगा ही नहीं। उसके बाद क्या करिए कि इसको कुछ देर के लिए रख दीजिए। और इसको जब आप डिजॉल्व करिए ना, तो इसको आप हीट देना स्टार्ट कर दीजिएगा। हीट देने का मतलब क्या हुआ कि जब आप इसको हीट दीजिएगा तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा, बहुत जल्दी घुलेगा। और जब हीट देने के बाद जब ये क्या होगा? अच्छे तरीके से घुल जाएगा। हुआ कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे आप कितना भी डालते जाइएगा ना सॉल्ट को, वो डिजॉल्व होगा ही नहीं, बस डालिएगा उसके अंदर वैसे ही दिखेगा।
तब समझिएगा कि ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और उसके बाद इसको किसी भी टोंग से, चिमटे से पकड़ करके एक जगह, किसी जगह पे, ऐसे जगह पे रखिएगा जहां पे वो अनडिस्टर्ब हो, डिस्टर्ब किया ना जा सके, हिले डुले नहीं, और उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। ठंडा होने के बाद जब आप आकर देखिएगा, तो जब ये अच्छे तरीके से इसको टच करके देखिएगा, जब ठंडा हो जाएगा तो इसको आप फिल्टर कर लीजिएगा। फिल्टर करने के बाद आप देखिएगा उस सॉल्यूशन को कुछ देर जब आप छोड़ दीजिएगा ना, फिल्टर करने के बाद, और कुछ देर इसको भी छोड़ने के बाद देखिएगा कि इसके अंदर कुछ समय के बाद इसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिलेंगे। और वो जो क्रिस्टल्स होंगे ना, वो किसके क्रिस्टल्स होंगे जी? वो सॉल्ट के क्रिस्टल्स होंगे। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? ये हमारे प्योर होते हैं, ये इम्प्योर नहीं होते। किस फॉर्म में होते हैं? ये प्योर। तो यही प्रोसेस क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम लोग किसी भी सबस्टांस के प्योर क्रिस्टल्स के स्टेट के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम लोग सॉल्ट को क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं उसके प्योर स्टेट में। क्लियर है? तो इस तरीके से जो चैप्टर 6 जो था ना क्लास 7 का, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। और आई होप कि आप लोग को ये चैप्टर पढ़ने में मजा भी आया होगा, समझ में बहुत अच्छा से आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है या इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसको मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट किसी भी दूसरे चैप्टर को जब मैं बनाऊंगा उसका वीडियो, तो उसमें मेंशन करके समझा दूंगा। ठीक है? अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी तो। अगर कोई भी हमारे स्टूडेंट जो कि चैनल को देख रहे हैं, या जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल को, ये वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज 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 कर लीजिए। ठीक है? अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी से इसको 500 का फैमिली कंप्लीट करिए। 500 हम लोग को जल्दी से कंप्लीट करना है। और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा तो जल्दी 1K कंप्लीट नहीं होगा। तो आप लोग से यही चाहिए, आप लोग से कुछ नहीं, आप लोग इसके बदले ऐसा थोड़ी कि आप लोग से हम पैसा ले रहे हैं। आप लोग को बस यही चाहिए कि अपने फ्रेंड में थोड़ा शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि उन लोगों के पास भी ये वीडियो जाएगा, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है? बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।